हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट। आज जैसा कि आप सबको पता है कि आज बेटा हमारे नर्सिंग प्रोफेशन के लिए, ठीक है, जैसे हर त्योहार आता है, हर फेस्टिवल आता है, ऐसे ही हमारे नर्सिंग प्रोफेशन के लिए ये सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो मैं अपने एमसीक्यू जो सेशन आगे हम बढ़ा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये आपको बेटा सभी हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले मैं उनको हैप्पी नर्सेस डे विश करना चाहता हूँ, ठीक है? और जो हमारा नर्सेस डे है, इसको हम बेटा इंटरनेशनल नर्सेस डे ये 12 मई को ऑल ओवर बेटा वर्ल्ड में मनाया जाता है, ध्यान रखना। देश में ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, ठीक है? और जो हमारा नर्सिंग प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशन है, ये सबसे रेस्पेक्ट है, ध्यान रखना बेटा। और देखो, जैसे कि हमने यहाँ पर विंडो पर आपको दिखा रखा है, ठीक है बेटा, कि जो नर्सिंग, जो ये मेडिकल की ये जॉब है, ये कोई ईज़ी नहीं है, ध्यान रखना। ये एक ज़िम्मेदारी का काम होता है। ठीक है? जो ये एक ज़िम्मेदारी का काम होता है बेटा, जो अपने प्रोफ़ेशन में, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन की क्या करता है बेटा, जान बचाता है, ठीक है? और ये ध्यान रखना, रेस्पेक्टेड अपना जो प्रोफ़ेशन है, ठीक है? हर जगह बेटा आपको किसी भी जॉब में चले जाना, आपको पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, लेकिन ये प्रोफ़ेशन ऐसा प्रोफ़ेशन है, जहाँ पर आपको बेटा सैलरी भी मिलेगी, अच्छी सैलरी भी मिलेगी और साथ में ही आपको बेटा रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको सम्मान की नज़रों से देखा जाएगा, ठीक है? इसलिए बेटा मैं अपने सभी स्टूडेंटों को इंटरनेशनल नर्सेस डे की बहुत-बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ, ठीक है? और ध्यान रखना बेटा, जो हमारी बार आज क्या है, 12 मई 2023, तो 2012 मई 2023 की बेटा जो थॉट है, ठीक है? जो थीम है, वो क्या है? अवर नर्सेस अवर फ्यूचर। क्या है बेटा? अवर नर्सेस अवर फ्यूचर, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, जो कॉम्पिटिशन वाले हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, ध्यान रखना बेटा, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? देखो, पहला ही पेज में बेटा नर्सेस डे के अवसर पर पहला ही क्वेश्चन यहाँ से आपको निकला है कि जो 12 मई 2023 की जो थीम है, वो क्या है? अवर नर्सेस अवर फ्यूचर। जैसे कि आपको बेटा विंडो पर दिखाई दे रही है, ठीक है? ये कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन है बेटा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है? जिन्होंने नर्सिंग प्रोफेशन को सबसे पहले स्टार्ट किया था, ठीक है? सबसे पहले स्टार्ट किया था और ये फेमस क्यों हुई थी? ये बेटा फेमस क्यों हुई थी? ठीक है? ये भी आपको पता होगा कि ये फेमस क्यों हुई थी। ध्यान रखना बेटा, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है? और ध्यान रखना, जो यूक्रेन में, कहाँ पर बेटा? यूक्रेन के अंदर, ठीक है? यूक्रेन के अंदर, ठीक है? एक जगह है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रीमेंस बोलते हैं, ठीक है? वहाँ पर जो यूक्रेन एक तरफ था और 4 देश एक तरफ थे और जो जगह जहाँ पर युद्ध वॉर चल रहा था, वो जगह का नाम है क्रीमियन। इसीलिए उस वॉर को हमने क्या नाम दे दिया? क्रीमन वॉर। उस युद्ध के दौरान जो सिपाही बेटा, ठीक है? जो सिपाही क्या हो जाते थे, ठीक है? हैंडीकैप्ड हो जाते थे, ठीक है? उनके चोट लग जाती थी, ठीक है? मर जाते थे, तो उनकी जो केयर है, उसकी केयर किसने की थी? उनकी केयर बेटा हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने की थी, ठीक है? नाइट में की थी, इसीलिए ध्यान रखना भाई, पहले इतनी तो नर्सिंग के अंदर बेटा इतनी फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है? तो इन्होंने बेटा लैंप ले जाके वहां पर सारे मरीजों को, ठीक है, केयर प्रोवाइड की थी, ठीक है? तो हम यहाँ पर बेटा सबसे पहले कि भाई आप ये पूछोगे कि सर आप इतना कुछ बता रहे हो, तो इनका जन्म कब हुआ? ठीक है? इनका जन्म कब हुआ था? तो बेटा इनका जन्म हुआ था 12 मई, 12 मई, और कब हुआ था? 1820 को, 12 मई 1820 को। और इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी डेथ हुई थी बेटा 13 अगस्त, मतलब ध्यान रखना बेटा, ट्रिक से आज़ादी से 2 दिन पहले 13 अगस्त को। और सन कब बेटा? 1910 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है? ये दोनों भी क्वेश्चन बेटा ध्यान रखना कि देखो कितना बड़ा दिन है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का दिन है, उनके जन्मदिन का दिन है बेटा। और आपको यहीं से बेटा पहले ही पेज से, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपको एग्जाम के मिल रहे हैं, ठीक है? तो जन्म 12 मई 1820 को, डेथ कब हुई थी? 13 अगस्त 1910 को। अगर जन्म स्थान पूछ ले कि सर इसका जन्म स्थान, तो ध्यान रखना देश कौन सा था? इटली था। देश कौन सा था बेटा? इटली था। और ध्यान रखना,
देश कंट्री कौन थी? इटली थी। और जो सिटी थी जहां पर इनका जन्म हुआ था वो सिटी कौन सी थी बेटा? फ्लोरेंस। कौन सी थी? फ्लोरेंस। इसीलिए ध्यान रखना इनको क्या बोलते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोला जाता है। ठीक है, देश इटली था, कंट्री इटली थी और सिटी कौन सी थी? फ्लोरेंस थी। ठीक है, डेथ कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखना डेथ हुई थी बेटा लंदन में। कहां पर हुई थी? लंदन में। और लंदन मतलब लंदन तो क्या है बेटा? एक राजधानी है किसकी? इंग्लैंड की। किसकी राजधानी है बेटा? इंग्लैंड की राजधानी है। ठीक है, अगर कंट्री पूछे कि भाई इनकी जो डेथ थी वो कौन से देश में हुई थी, तो देश तो क्या होगा बेटा? इंग्लैंड होगा। और जो लंदन है वो ध्यान रखना बेटा इंग्लैंड के अंदर है। इट मींस इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन है। अगर ये पूछे कि इंग्लैंड में कहां पर, आंसर होगा बेटा लंदन। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया कि जन्म कब हुआ था, ठीक है, इनकी डेथ कब हुई थी, कहाँ हुई थी। ठीक है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर पता लग गया। एक चीज बेटा जो बहुत कम स्टूडेंटों को पता होता है, ठीक है, कि आपको पता होगा कि जब कोरोना बेटा, कोरोना अपने पीक लेवल पे था, ठीक है, कब पीक लेवल पे था? 2020 में। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ ने 2020 को 2020 को डब्ल्यूएचओ ने इस साल को बेटा 2020 को, ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने घोषित किया था बेटा इंटरनेशनल इंटरनेशनल नर्सेस ऑफ ईयर। इंटरनेशनल नर्सेस ऑफ ईयर घोषित किया था, ध्यान रखना। तो यहां से ध्यान रखना बेटा जब कोरोना अपने पीक लेवल पे था तब डब्ल्यूएचओ ने 2020 को क्या घोषित किया था? इंटरनेशनल नर्सेस ऑफ द ईयर घोषित किया था। समझ में बात आई बेटा? और देखो और बताता हूं बेटा, यहां से जब बात हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की चली है, सबसे पहले जो बेटा इंटरनेशनल नर्सेज डे था वो कब मनाया गया? तो ध्यान रखना 1865 में मनाया गया था। सबसे पहले कब मनाया गया था? 1865 में। फिर इसको बनाना क्या कर दिया था बेटा? बंद कर दिया था। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहला इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया गया था, तो आंसर क्या होगा? 1865 होगा। क्या होगा? 1865 होगा। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद कब मनाया गया? तो ध्यान रखना उसके बाद मनाया गया था बेटा ये 1974 में। कब मनाया गया था? 1974 में ये मनाया गया था। समझ में बात आई बेटा? ठीक है, तो ये थे बेटा नर्सेस डे के ऊपर कुछ जीवनी किसकी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इन्होंने अपने नर्सिंग फील्ड में बेटा बहुत ज्यादा काम किया। कि देखो और क्या काम किया और बताता हूं बेटा। सबसे पहली नर्सिंग थ्योरी, ठीक है, नर्सिंग थ्योरी भी किसने दी? अपनी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी। सर उस नर्सिंग थ्योरी का नाम बता दो। तो नर्सिंग थ्योरी का नाम है इन्वायरमेंटल थ्योरी। क्या है? इन्वायरमेंटल थ्योरी। इन्होंने बताया था कि भाई जो बीमारी है वो कैसे फैलती है। जो गंदा पानी होता है, ठीक है, जो खराब खाना फूड वगैरह होते हैं, पॉल्यूशन एयर से फैलता है, ठीक है, इनसे ये बीमारियां होती हैं। तो उन थ्योरी को इसने क्या नाम दे दिया था? इन्होंने इन्वायरमेंटल थ्योरी। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछे फर्स्ट थ्योरी किसने दी, तो किसने दी थी बेटा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। ठीक है बेटा, तो ये कुछ जीवनी थी किसके बारे में? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में बेटा। ठीक है, तो एक बार फिर मैं बेटा आपको और हमारी जो बीएनपी नर्सिंग क्लासेस की पूरी टीम है उनकी तरफ से बेटा मैं आप सभी स्टूडेंटों को इंटरनेशनल नर्सेस डे की बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं। ठीक है, चलो अब हम अपने जो हमारा रेगुलरिटी का, ठीक है, रेगुलरिटी का जो हमारा बेटा एक सेशन चला रखा है हमने ओबीजी का, उस ओबीजी के सेशन को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, एक नई थॉट के साथ, एक नई एनर्जी के साथ बढ़ रहे हैं अपनी कामयाबी की ओर, आप सबकी कामयाबी की ओर। तो आज की हमारी जो थॉट है बेटा वो है, अगर आप स्वयं हार नहीं मानते हैं तो यकीन मानिए कि आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। अगर आपने सोच लिया कि मुझे जीतना है, मुझे सरकारी नौकरी लगनी है, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, तो यकीन मानो बेटा आप बन के रहोगे। लेकिन उसके लिए आपको फिर वही चीज आती है बेटा, बड़े-बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है, सफलता अगर प्राप्त करनी है तो ध्यान रखना ये तो लास्ट पड़ाव है बेटा। इससे पहला पड़ाव पड़ाव कौन सा होता है? मेहनत का। ठीक है, अगर आपको बेटा मेहनत अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो सफलता आपको 101% मिलेगी, ध्यान रखना। ठीक है, नेगेटिव थॉट नहीं लानी है, क्योंकि आज बेटा नर्सेस
के लिए बहुत बड़ा दिन है। तो आज से ये आप कसम खाओ कि हमें कभी नेगेटिव थॉट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना कि आपकी कामयाबी के पीछे बेटा, ठीक है, आपके बहुत से लोग हैं, आपके माँ-बाप हैं, आपके छोटे-बड़े भाई-बहन हैं, उनको बेटा आप पर विश्वास है कि आप कुछ उनको करके दिखाओगे, ठीक है? उनके सपनों को साकार करके दिखाओगे। ये सपने तुम्हारे नहीं बेटा, आपके माँ-बाप के भी हैं। तो सपनों को साकार करना है, अपने सपने के साथ-साथ माँ-बाप के सपने को भी, ठीक है? और समाज में उनका बेटा सीना गर्व से चौड़ा करना है, ठीक है? तो आज की थॉट के साथ आगे बढ़ रहे हैं बेटा। ये रहा हमारा ओबीजी का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलो बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, ठीक है? क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है? ड्यूरिंग ए 2 hour birth preparation class focusing on the labor and birth process for primary gravida client, ठीक है? मतलब एक प्राइमरी ग्रेविड क्लाइंट है, ठीक है? ड्यूरिंग ए 2 hour बर्थ प्रिपरेशन, मतलब 2 घंटे के दौरान, मतलब उसकी लेबर स्टार्ट होने वाला है, बर्थ प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है प्राइमरी ग्रेविड के, ठीक है? नर्स इज डिस्क्राइबिंग द मैन्यूवर दैट द फोकस गोज सॉरी focus maneuver that fetus goes through during the labor process when the head is the presenting part in which order to इस शब्द को बेटा आपको पकड़ना है, ठीक है? order to these maneuver occur all option must be used, ठीक है? आपको बेटा एक ये सीक्वेंस मैनर में लगाने हैं, एक बढ़ते हुए मैनर में लगाने हैं कि जब फीटस की डिलीवरी होती है, जो आपने पढ़ा होगा बेटा मैकेनिज्म, आपने यहां पर पढ़ा होगा बेटा मैकेनिज्म ऑफ लेबर, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, ठीक है? मैकेनिज्म ऑफ लेबर आपने पढ़ा होगा। अब आपने मैकेनिज्म ऑफ लेबर में बेटा ये चीज पढ़ी होंगी कितनी बेटा? 9 स्टेप। कितनी पढ़ी होंगी बेटा? 9 स्टेप पढ़ी होंगी। तो जब फीटस की डिलीवरी होती है तो ध्यान रखना कि कितने स्टेपों से गुजरना पड़ता है? 9 स्टेपों से। सिर्फ आपको 9 स्टेप का ऑर्डर सीक्वेंस में ये आपको लगानी है, ठीक है? सिर्फ ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लेबर या फिर बर्थ प्रोसेस के दौरान, ठीक है, जब बच्चे का बेटा जब क्या होता है बर्थ प्रोसेस के दौरान कौन कौन सी मैकेनिज्म से उसको गुजरना पड़ता है, सीक्वेंस आपको यहाँ पर सिर्फ बताना पड़ेगा, ठीक है? तो सीक्वेंस क्या होता है एक बार हम बेटा बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर पर, ठीक है? मैकेनिज्म ऑफ लेबर पर, ठीक है? मैकेनिज्म ऑफ लेबर, ठीक है? मैकेनिज्म ऑफ लेबर क्या होगा? मैकेनिज्म ऑफ लेबर मैंने पहले ही बताया कितनी स्टेप? 9 स्टेप होती है, 9 स्टेप होती है, ठीक है? पहली स्टेप कौन सी होती है माय डियर बॉय? एंगेजमेंट। कौन सी होती है? एंगेजमेंट। मतलब बच्चे का हेड कहां पर? पेल्विक कैविटी में एंगेज होता है। दूसरी कौन सी होती है? डिसेंट होती है। दूसरी कौन सी होती है? डिसेंट। और ध्यान रखना डिसेंट बेटा पहली से और 9 प्रोसेस तक, भाई बच्चा तो कंटिन्यू नीचे आता जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि एक बार नीचे आ गया फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया। डिसेंट प्रोसेस में बेबी कंटिन्यू कहां पर आएगा बेटा? नीचे की साइड क्या होगा? डिसेंड होगा। तो ध्यान रखना अगर आपसे पूछे कि 9 स्टेपों में से जो कंटिन्यू प्रोसेस होती है वो कौन सी प्रोसेस होती है माय डियर बॉय? डिसेंड होती है। तो ध्यान रखना इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस स्टेज भी बोला जाता है या कंटिन्यूअस फेज भी बोलते हैं। ध्यान रखना बेटा डिसेंड को। तीसरी कौन सी होगी बेटा? पहला एंगेजमेंट, दूसरा डिसेंट, तीसरी फ्लेक्शन। तीसरी कौन सी है? फ्लेक्शन। चौथी कौन सी होगी माय डियर बॉय? चौथी होगी इंटरनल रोटेशन। चौथी कौन सी होगी? इंटरनल रोटेशन। पांचवी कौन सी होगी माय डियर बॉय? क्राउनिंग। पांचवी कौन सी होगी? क्राउनिंग होगी। ध्यान रखना पांचवी कौन सी होगी बेटा? क्राउनिंग, ठीक है? छठी कौन सी होगी? छठी कौन सी होगी बेटा? छठी होगी, ध्यान रखना कौन सी होगी बेटा? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। और सातवीं कौन सी होगी माय डियर बॉय? बताओ सातवीं कौन सी होगी? तो सातवीं होगी रेस्टिट्यूशन। सातवीं कौन सी होगी? रेस्टिट्यूशन। और आठवीं कौन सी होगी माय डियर बॉय? एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन,
और नमी लास्ट की कौन सी होती है, ध्यान रखना, नमी जो प्रोसेस होती है, स्टेप होती है, तो ध्यान रखना डिलीवर्ड ऑफ शोल्डर एंड आर्म। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा सीक्वेंस मैनर में, ये ध्यान रखना सीक्वेंस मैनर में होती है। ठीक है, इसको याद करने की जो ट्रिक है, इसको याद करने की जो ट्रिक है माय डियर, वो क्या है, एंगेजमेंट, डिसेंट और फ्लेक्शन। उसके बाद आईसीई इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, और क्या होगा, एक्सटेंशन। उसके बाद रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन और डिलीवर्ड ऑफ शोल्डर एंड आर्म। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूं बेटा फिर उसी क्वेश्चन की तरफ। अब आपको आंसर देना है कि आपको एक सीक्वेंस मैनर में लगाने हैं। ठीक है, ये रहे देखो ये तो क्या है, एंगेजमेंट, फ्लेक्शन, डिसेंट और इंटरनल रोटेशन, चार ही दे रखे हैं, तो आपको चार ही मैनर में लगाने पड़ेंगे। ध्यान रखना, मैंने पूरी आपको 9 स्टेप बताई है, ध्यान रखना कौन कौन सी हैं, ईडीएफ, आईसीई और रेड। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है याद करने की बेटा, रट लेना इसको। ठीक है, इससे आपको पता लग जाएगा। ई से एंगेजमेंट, डी से डिसेंट, एफ से फ्लेक्शन, आई से इंटरनल रोटेशन, सी से क्राउनिंग, ई से एक्सटेंशन, आर से रेस्टिट्यूशन, ई से एक्सटर्नल रोटेशन और डी से क्या होगा बेटा, डी से क्या होगा, डिलीवर्ड ऑफ द शोल्डर एंड आर्म। ठीक है, अब आपको इसी सीक्वेंस में लगानी है। देखो, एंगेजमेंट, फ्लेक्शन, डिसेंट और इंटरनल रोटेशन, ऑप्शन आपके ये रहे बेटा ए बी सी डी करके। ठीक है, अब आपको ये इसी प्रकार लगानी है। देखो, पहले पर एंगेजमेंट, दूसरे पर क्या, 1 2 3 4 इसी सीक्वेंस में होंगे, इसी सीक्वेंस में क्या, एंगेजमेंट के बाद फ्लेक्शन आएगा। अब देखो मैंने क्या बताया था बेटा, एंगेजमेंट के बाद डिसेंट, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो गलत हो गया बेटा, डिसेंड आना चाहिए, तो इसका मतलब ये तो क्या है, ऑप्शन अपना गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं कि दूसरे पर क्या है बेटा, पहले फ्लेक्शन है। ठीक है, और सबसे पहले आना कौन सा चाहिए, एंगेजमेंट, इसका मतलब ये भी अपना खोटा हो गया बेटा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं सी। तीसरा ऑप्शन में क्या है, पहला कौन सा आ रहा है, फोर्थ, मतलब इंटरनल रोटेशन को आप सबसे पहले रखोगे, नहीं, एंगेजमेंट को सबसे पहले रखा जाएगा, इसका मतलब सी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया। ठीक है, अब डी ऑप्शन, आपके पास बचा कौन सा, डी ऑप्शन, मतलब पहले पर क्या आ रहा है बेटा, देखो पहले पर क्या आ रहा है, एंगेजमेंट आ रहा है। ठीक है, अब हमें यहां पर लगा लेना है, दूसरे पर क्या आना चाहिए, डिसेंड आना चाहिए, तीसरे पर क्या आना चाहिए बेटा, फ्लेक्शन आना चाहिए, और चौथे पर कौन सा आना चाहिए, इंटरनल रोटेशन। मतलब जो हमारा आंसर होगा बेटा, जो हमारा देखो, जो हमारा, सॉरी मैंने ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है बेटा, पहले पे एंगेजमेंट है। ठीक है, अब यहां पर देखना बेटा, एंगेजमेंट, और जो तीसरे पर है वो क्या है, डिसेंड है, तीसरे पर क्या है, डिसेंड है। मतलब इस पर आप थोड़ा सा बेटा ध्यान मत देना। ठीक है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान मत देना, मैंने उल्टा लिख दिया है। ठीक है, ये देखना, पहले पर क्या है, एंगेजमेंट है बेटा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो क्या है, फर्स्ट, और दूसरे पर क्या आना चाहिए, डिसेंड। मतलब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, तीसरे पर बेटा डिसेंड, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सीक्वेंस सही है। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर देखना बेटा, उसके बाद क्या आएगा, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन 2 नंबर पर है, बिल्कुल सही। और चौथे नंबर पर क्या है, इंटरनल रोटेशन, और यहाँ भी मैंने आपको क्या बताया था, इंटरनल रोटेशन। इसका मतलब डी ऑप्शन इज द राइट। मतलब हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या रहेगा बेटा, इस प्रकार का हमारा सीक्वेंस रहेगा। बताओ बेटा समझ में आई बात या नहीं आई। सबसे पहले आपको बेटा ये ट्रिक याद करनी पड़ेगी। ठीक है, ट्रिक याद करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है बेटा सीक्वेंस का। ठीक है, मैंने आपसे 4 ही सीक्वेंस पूछी है, सामने वाला एग्जामिनर बेटा आपसे 9 की 9 स्टेप का सीक्वेंस पूछ सकता है। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन बेटा, अब मैं आपको ले चलता हूं बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और आंसर देना बेटा आप। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सरल क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और हम भी यहाँ पर बेटा अपना ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई, क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ यूट्रस एमोंग द फॉलोइंग। मतलब आपसे सिर्फ ये पूछा है कि यूट्रस के पार्ट कौन कौन से हैं। देखो बेटा मैं आपको ये बताता हूं कि भाई जो यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस है, ठीक है, तो इसका वेट कितना होता है माय डियर बॉय, इसका वेट होता है नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में इसका वेट होता है 60 ग्राम। कितना होता है, 60 ग्राम। और प्रेग्नेंट वुमेन में इसका वेट होता है
900 से 1000 ग्राम, 900 से 1000 ग्राम होता है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट देखना कि जो यूट्रस होता है, ठीक है, इसकी फंडल हाइट के बारे में नेक्स्ट बात करेंगे। जो इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो कौन-कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, इसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं तो वो यूट्रस के, वो सबसे पहले फंडस, ठीक है, फंडस के बाद बॉडी, जिसको आप क्या बोलते हो, कॉर्पस ऑफ यूट्रस, क्या बोलते हो, कॉर्पस ऑफ यूट्रस भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्या होता है बेटा इसका, सर्विक्स, और नेक्स्ट इस्थमस भी बेटा इसी का पार्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, इस्थमस पार्ट भी, इस्थमस क्या होता है, ध्यान रखना। ये देखो कई जगह पाया जाता है, एक फैलोपियन ट्यूब में भी एक इस्थमस पार्ट होता है या नहीं होता, एक सर्विक्स में भी होता है, एक थायराइड ग्लैंड में भी आपने पढ़ा होगा। इस्थमस का मतलब ये होता है बेटा, सुनना, देखो, जैसे मानो बेटा कि ये दो चीज है, एक तो इस साइड की, मेरे हाथ पर ध्यान देना बेटा आप, कि ये दो चीज है, एक तो इस साइड पर और एक इस साइड, मतलब ये एक कमरा है और ये दूसरा कमरा है। ठीक है, ये एक कमरा और ये दूसरा कमरा, जो इन दोनों कमरों को बेटा पार्टीशन जो दे रखा है, मतलब इन दोनों कमरों को जो अलग कर रहा है वो कौन है, ये परिधि है या नहीं है बेटा। तो ध्यान रखना कि इन दोनों कमरों के बीच की जो इस्थमस होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, यही परिधि कहलाती है, ध्यान रखना। जो दो भागों को क्या करे बेटा, सेपरेट करे, वो क्या, कौन सा होता है, इस्थमस ही होता है बेटा। ठीक है, तो यूट्रस के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, ये आपके एम्स वगैरह का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके सीएचओ वगैरह में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, है ना। तो स्टार मार्क लगा के चलना इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो फंडस पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, और सर्विक्स और इस्थमस होता है। ठीक है, अब ये चीज देखना, अब आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि सर बॉडी कौन सी है, इस्थमस कौन सा है, सर्विक्स कौन सी होगी। तो मैं आपको बेटा डायग्राम से यहाँ पर आपको ये बताता हूँ, देखो, ये तो यूट्रस का फंडस पार्ट, ठीक है, ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है, ये क्या हो गई, फिम्ब्रीन हो गई, ये क्या हो गई, फिम्ब्रीन, और ये क्या है बेटा, ओवरी हो गई। दूसरी साइड भी अगर हम बनाएं तो बेटा ये कैसे बनाएंगे, ये क्या हो गई, फिम्ब्रीन हो गई। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो गई, ओवरी हो गई। ठीक है, और ये सर्विक्स वाला रास्ता देखो, जो इसके टॉप ऑफ फंडस पर ये वाला जो पार्ट है बेटा, ठीक है, जहां पर प्लेसेंटा क्या होता है बेटा, इम्प्लांट होता है, क्या होता है, इम्प्लांट होता है। तो ध्यान रखना ये कहां पर होता है, अगर आपसे पूछे कि जो प्लेसेंटा है उस इम्प्लांटेशन की, प्लेसेंटा के इम्प्लांटेशन की जो मोस्ट कॉमन साइट है वो क्या होती है, तो आंसर होगा बेटा पोस्टीरियर बॉल ऑफ यूट्रस, पोस्टीरियर बॉल ऑफ यूट्रस मोस्ट कॉमन साइट बोल सकते हो, ध्यान रखना बेटा। या बोल सकते हो टॉप ऑफ फंडस, टॉप ऑफ फंडस भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, या बोल सकते हो नियर बाई ऑफ बॉडी, बॉडी के, बॉडी पार्ट ऑफ यूट्रस, बॉडी पार्ट मतलब मैं आपको ये बताऊंगा कि बॉडी कौन सी होती है बेटा, यूट्रस की। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन साइट पूछ ले, या तो पोस्टीरियर बॉल ऑफ द यूट्रस, टॉप ऑफ द फंडस, नियर बाई द। ठीक है, ये तो मोस्ट कॉमन साइट के अंदर है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले सेकंड मोस्ट कॉमन साइट, तो आंसर होगा एंटीरियर बॉल ऑफ द यूट्रस। अगर आपसे पूछ ले कि थर्ड मोस्ट कॉमन साइट बता दो, आंसर होगा लेटरल बॉल ऑफ यूट्रस, लेटरल बॉल ऑफ यूट्रस। ठीक है, तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइट, सेकंड और थर्ड मोस्ट कॉमन साइट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या होता है माय डियर बॉय, फंडस होता है, क्या होता है, फंडस होता है। ठीक है, और जो ये पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये कौन सा है, बॉडी है, ये कौन सा है, बॉडी है। ठीक है, और ये वाला पार्ट कौन सा होता है, सर्विक्स, ये कौन सा है, सर्विक्स। ठीक है, और इससे थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है, इस्थमस होता है, क्या होता है, इस्थमस। अब आप बताओ बेटा, इस्थमस बताओ सर्विक्स और बॉडी को, ठीक है बेटा, बीच में से कनेक्ट करके रख रहा है या नहीं रख रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, इस्थमस है। मैंने अभी यही तो बताया था, जो दो भागों को सेपरेट करे वो कौन करता है, इस्थमस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्विक्स और बॉडी को सेपरेट कर रहा है वो कौन है, इस्थमस है, ध्यान रखना। ठीक है, इस्थमस होता है बेटा। ठीक है,
और कुछ बताता हूं बेटा, यहाँ पर इम्प्लांटेशन की साइट आपको पता लग गया। अब नेक्स्ट देखना माय डियर बॉय कि भाई इम्प्लांटेशन जो होता है, ठीक है, इम्प्लांटेशन जो होता है वो कब होता है, तो ध्यान रखना 5 to 6 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 5 से 6 दिन बाद क्या होता है, स्टार्ट होता है क्या बेटा, इम्प्लांटेशन। और कंप्लीट कब हो जाता है बेटा, कंप्लीट कब हो जाता है, तो ध्यान रखना 10 to 11th डे ऑफ डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 10वें या 11वें दिन, एक शब्द में आंसर 11वां दिन होगा। कंप्लीट कब हो जाता है इम्प्लांटेशन, 10 से 11वें दिन पर, ठीक है। और इम्प्लांटेशन के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन। आंसर क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा माय डियर बॉय, ध्यान रखना आंसर क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेटा क्वेश्चन में अब आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ यूट्रस, कि यूट्रस के कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था, बॉडी होती है, बिल्कुल होती है, स्टमक बिल्कुल होता है, सर्विक्स बिल्कुल होता है। मतलब यहाँ जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑल ऑफ दी एबव इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर रहेगा बेटा हमारा। समझ में बात आई बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आज का हमारा आपकी स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया बेटा, लगा लेना इस क्वेश्चन को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा, 5 स्टार बनाकर चलना इस क्वेश्चन को, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन बेटा एक बार भोपाल एम्स में दिया गया था बेटा, भोपाल एम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है माय डियर बॉय, ठीक है, भोपाल एम्स में, ठीक है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है भोपाल एम्स में बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। इंक्रीज यूटेराइन ब्लड फ्लो, मतलब जो यूट्रस से ब्लड फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक्सेसिव अमाउंट में, मतलब इंक्रीज हो रहा है, अकरिंग एट रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल में, और लॉस ऑफ मोर देन 80 ml, मतलब 80 ml से ज्यादा ब्लड निकल रहा है, इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले जो मेंसुरेशन साइकिल में माय डियर बॉय, मेंसुरेशन साइकिल में कितना ब्लड लॉस होता है, 20 से 80 ml। एक शब्द में आंसर पूछ ले तो 35 ml होता है, ध्यान, ठीक है। और जो मेंसुरेशन साइकिल बेटा कितने दिन की होती है, मेंसुरेशन साइकिल ड्यूरेशन है जो कितने दिन का, 21 से 35 दिन का, 21 से 35 दिन का होता है या नहीं होता बेटा, 21 से 35 दिन का। एक शब्द में आंसर क्या होगा, 28 डेज होगा, क्या होगा, 28 डेज। अब मेंसुरेशन साइकिल की जो फेज का ड्यूरेशन है, फेज ड्यूरेशन, ठीक है, मतलब कितने दिन की होती है, इसका मतलब क्या है, कितने दिन की होती है बेटा, ठीक है, कितने दिन से, 2 से 5 दिन, 2 to 5 डे क्या चलती है बेटा, मेंसुरेशन एमसी पीरियड चलते हैं, ठीक है। और एक शब्द में आंसर 3 डे होगा, एक शब्द में आंसर 3 डे होगा, ठीक है। अब यहां पर देखना बेटा, इन्हीं से आपकी कंडीशन बनेगी, देखो यहां पर देखना बेटा, मैंने आपको क्या बताया था भाई, 21 से 35 दिन की क्या होती है, मेंसुरेशन साइकिल, एक शब्द में आंसर क्या होगा, 28 डेज होगा, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि 21 दिन से कम की है और 35 दिन से ज्यादा की है, 21 दिन से कम की और 35 दिन से ज्यादा की, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, अगर मेंसुरेशन साइकिल एवरी 21 डेज से पहले आ रही है बेटा, मतलब 21 दिन से पहले आ रही है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं माय डियर बॉय, उस कंडीशन को एक 21 दिन से पहले, तो इसका मतलब देखो एक साल में कितनी मेंसुरेशन साइकिल आती है, 1 ईयर में, 1 ईयर में मेंसुरेशन साइकिल आती है बेटा 13 बार, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर 21 दिन या 21 दिन से पहले एवरी महीने में आने लगी, तो इसका मतलब 13 दिन से ज्यादा हुआ, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीमेनूरिया, पॉलीमेनूरिया बोला जाता है। और इसी का दूसरा नाम होता है माय डियर बॉय एपीमेनूरिया, क्या होता है, एपीमेनूरिया भी कहा जाता है। अगर 35 दिन से बाद की है, तो इसका मतलब 13 से क्या हुई बेटा, कम हुई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगोमेनूरिया, इसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगोमेनूरिया। समझ में बात आई माय डियर बॉय, चलो
एक कंडीशन तो हमारी ये निकल आई, पॉलीमेनूरिया और ओलिगोमेनूरिया। अब ये सुनना बेटा कि मैंने दूसरा कंसेप्ट आपको यहाँ पर क्या बताया था, दूसरा कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया था कि कितने मतलब कितना ब्लड लॉस होता है, 20 से 80 ml, 20 से 80 ml ब्लड लॉस होता है। तो अब यहाँ पर देखना बेटा, अगर 20 ml से कम हुआ या 80 ml से ज्यादा हुआ, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, 20 ml से कम हुआ तो उसको बोलेंगे हाइपोमेनूरिया। क्या बोलते हैं, हाइपोमेनूरिया। ठीक है, अगर 80 ml से ज्यादा हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरमेनूरिया। क्या बोलेंगे माय डियर बॉय, हाइपरमेनूरिया बोलेंगे। ठीक है, यहां तक ये चीज समझ में आ रही है, नहीं आ रही है बेटा? एक एक शब्द में, एक एक लाइन में बेटा आपको क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। ठीक है, एग्जाम का जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो ये 20 ml से कम है तो हाइपोमेनूरिया, 80 ml से ज्यादा है तो हाइपरमेनूरिया। अब देखना बेटा कि आपने देखा होगा कि अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लड ज्यादा लॉस होता है, ठीक है, तो डॉक्टर या महिला कैसे आइडेंटिफाई करती है उस चीज को, कैसे आइडेंटिफाई करेगी? तो ध्यान रखना बेटा, सैनिटरी पैड से, ठीक है सर, सैनिटरी पैड से बिफोर यूज वेट चेक कर लो उसका, भाई सैनिटरी पैड का क्या कर लो, वेट चेक कर लो, और उसके बाद यूज करने के बाद, आफ्टर यूज, यूज करने के बाद अगेन क्या कर लो, वेट चेक कर लो। तो ये पता लग जाता है कि कितनी ब्लीडिंग हो रही है, कितनी ब्लीडिंग यहाँ पर हो रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले एमसीक्यू में भी बेटा मैं ये कंसेप्ट आपका क्लियर करा चुका हूं। ठीक है, अगर आपको बेटा इसका कंसेप्ट क्लियर करना है तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो पड़ी हुई है वहां पर मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूं बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ, अब आंसर देना आप। ठीक है, इंक्रीज यूटेराइन ब्लड फ्लो अकरिंग एट रेगुलर इंटरवल में है, लॉस ऑफ और मोर देन, बेटा इस लॉस को काट देना है यहां पर आप। ठीक है, मोर देन 80 ml, सही है बेटा, सॉरी, लॉस ऑफ मोर देन 80 ml ऑफ ब्लड लॉस क्या हो रहा है बेटा, 80 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, ध्यान रखना, 80 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एपीमेनूरिया। नहीं बेटा, एपीमेनूरिया मैंने बताया था कब बोलते हैं, एपीमेनूरिया का दूसरा नाम क्या होता है माय डियर बॉय, पॉलीमेनूरिया। क्या होता है, पॉलीमेनूरिया होता है या नहीं होता? ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो पॉलीमेनूरिया है ये कब होगा, जब 21 दिन से कम की क्या होगी बेटा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मतलब अपना ये क्वेश्चन ऑप्शन तो क्या हो गया, खोटा हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा हाइपरमेनूरिया। मैंने हाइपरमेनूरिया क्या बताया था कि मोर देन 80 ml से क्या हो, ज्यादा ब्लड लॉस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरमेनूरिया। मतलब बताओ बेटा, हमारे क्वेश्चन में यही तो है, लॉस ऑफ मोर देन 80 ml, मतलब 80 ml से ज्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन को बताओ बेटा। मैंने क्या बताया था यहाँ पर देखो, हाइपरमेनूरिया। समझ में बात आई? मतलब हमारा जो क्वेश्चन ऑप्शन है बेटा राइट, वो कौन सा है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में बात आई? इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, हाइपरमेनूरिया। समझ में बात आ गई? चलो इन दोनों ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। क्रिप्टोमेनूरिया क्या होता है, देखो बेटा क्रिप्टोमेनूरिया, यहाँ पर एक शब्द आया है क्रिप्टोमेनूरिया। ठीक है, क्रिप्टोमेनूरिया एक शब्द आया, देखो क्रिप्टो का मतलब हिडन होता है। क्या होता है माय डियर बॉय, हिडन। हिडन का मतलब अगर आप देखें हिंदी में तो क्या होता है, छिपा हुआ। क्या होता है, छिपा हुआ। और मेनूरिया का मतलब रिलेटेड टू द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मतलब कि इस कंडीशन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रेजेंट तो है बट विजिबल नहीं है। मतलब विजिबल मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ तो रही है लेकिन विजिबल नहीं है, छुपी हुई है। ठीक है, अभी वो अंदर ही क्या हो रही है, इकट्ठी हो रही है, तो उसको बोलते हैं क्रिप्टोमेनूरिया। मतलब अपना जो ये ऑप्शन है बेटा सी भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, मेट्रोरेजिया, मेट्रोरेजिया का मतलब होता है इररेगुलर, इररेगुलर इंटरवल में क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। सर इररेगुलर में कैसे कैसे ब्लीडिंग होगी, देखो मैंने नॉर्मल क्या बताई थी, 21 से 35 दिन। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल कभी तो 22 दिन में आ जाती है, कभी 24 दिन में, कभी 30 दिन में, फिर 22 दिन में, फिर 25 दिन में, फिर 26 दिन में, इस प्रकार मतलब इररेगुलर पैटर्न में इंटरवल में क्या आ रही है, ब्लीडिंग आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेट्रोरेजिया। मतलब ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, खोटा हो गया माय डियर बॉय। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन था वो था
बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बताओ क्वेश्चनों में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा? ठीक है, और ध्यान रखना जो ये क्लास बेटा हमारी जो चल रही है, ध्यान रखना ऑनलाइन क्लास चल रही है, लाइव है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का और सेशन का बेटा मजा उठाते रहें। ठीक है, अगर मजा नहीं भी आ रहा है तो फिर भी लेते रहें बेटा। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एटीट्यूड ऑफ हेड ड्यूरिंग फेस एंड ब्रो प्रेजेंटेशन। वेरी गुड बेटा। ठीक है, कल भी हमने इस क्वेश्चन के बारे में, ऐसे क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी। ठीक है बेटा, देखो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको बताता हूं, कल भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर मान लो बेटा जैसे सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब सिफेलिक प्रेजेंटेशन में ध्यान रखना 3 प्रकार के प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होते हैं बेटा। कौन कौन से? सबसे पहले वर्टेक्स होगा, फिर फेस होगा, तीसरा कौन सा होगा? ब्रो। ठीक है, वर्टेक्स में अगर आपको डिनोमिनेटर पूछ ले, डिनोमिनेटर पूछ ले तो आंसर होगा डिनोमिनेटर का बेटा वर्टेक्स के अंदर फ्रंटल एमिनेंस। क्या होगा? फ्रंटल एमिनेंस। ठीक है, फेस के अंदर पूछ ले तो ध्यान रखना माय डियर बॉय। ठीक है, फेस के अंदर पूछ, सॉरी बेटा। ठीक है, डिनोमिनेटर देखो यहां पर जो होता है, सॉरी, यहां पर जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? ऑक्सीपिट होता है बेटा। क्या होता है? ऑक्सीपिट। फेस के अंदर जो डिनोमिनेटर होता है बेटा, अगर मान लो कि बेबी का फेस पहले निकल रहा है तो सबसे पहले जो बोनी पार्ट फील होगा बेटा, बोनी पार्ट जो विजिबल होगा उसको डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो फेस में कौन सा? मेंटम। फेस में कौन सा? मेंटम, जिसको आप चिन्ह बोलते हो। ठीक है, वो। और ब्रो का मतलब होता है बेटा कि जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है फ्रंटल एमिनेंस। क्या होता है? फ्रंटल एमिनेंस। सर कौन सा फ्रंटल एमिनेंस? तो ध्यान रखना ये वाला पार्ट सबसे पहले निकलता है बेटा बेबी का। ठीक है, बोनी पार्ट, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, तो वर्टेक्स में पूछ ले तो ऑक्सीपिट, फेस में पूछ ले तो मेंटम, और ब्रो में पूछ ले तो फ्रंटल एमिनेंस। समझ में बात आई बेटा? अगर अब आप यहाँ के बेटा एटीट्यूड देखें, एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब क्या होता है माय डियर बॉय? एटीट्यूड का मतलब होता है कि बच्चा माँ के यूट्रस के अंदर बेटा किस पोजीशन में है। ठीक है, किस पोजीशन में है वो चीज यहाँ पर एटीट्यूड का मतलब होता है। ध्यान रखना एटीट्यूड, अगर मान लो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तो ध्यान रखना कैसा होगा, मतलब नॉर्मल है तो कैसा होगा? फ्लेक्शन। और यहां से फिर एक क्वेश्चन आपके पास निकल कर आया कि यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एटीट्यूड, यूनिवर्सल एटीट्यूड किसको कहा जाता है? तो आंसर होगा बेटा फ्लेक्शन को। आंसर क्या होगा? फ्लेक्शन को। और फ्लेक्शन का मतलब किस पोजीशन में रहता है? तो बच्चा सी शेप पोजीशन में। माँ के पेट में कैसा रहता है बेटा बच्चा? सी शेप पोजीशन में रहता है। ध्यान रखना बेटा, नोट आउट कर लेना इस चीज को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीएचओ की दृष्टि से बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मान लो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, ऑक्सीपिट डिनोमिनेटर है, तो एटीट्यूड क्या नॉर्मली होगा? तो वो क्या होगा? फ्लेक्शन होगा। ठीक है, अगर फेस और ब्रो है तो इसका मतलब ध्यान रखना बेटा, ब्रो में तो ध्यान रखना बेटा इनकम्प्लीट एक्सटेंशन होता है। क्या होता है? इनकम्प्लीट एक्सटेंशन होता है। तो इसको भी क्या कर लेना? नोट डाउन। अगर फेस प्रेजेंटेशन है तो क्या होगा बेटा? कंप्लीट एक्सटेंशन। कंप्लीट क्या होगा बेटा? एक्सटेंशन होगा। क्या होगा? एक्सटेंशन होगा। ठीक है, यहां से जितने भी क्वेश्चन बताए हैं बेटा एग्जाम के बनते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या क्या बताया बेटा? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तो एटीट्यूड क्या होगा बेटा? फ्लेक्शन होगा। क्या होगा? फ्लेक्शन होगा। अगर फेस प्रेजेंटेशन है तो कंप्लीट होगा, अगर ब्रो प्रेजेंटेशन है तो इनकम्प्लीट होगा बेटा। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूं फिर अपने क्वेश्चन की तरफ और आंसर देना बेटा। व्हाट विल द एटीट्यूड ऑफ हेड ड्यूरिंग फेस एंड ब्रो प्रेजेंटेशन? अब बताओ बेटा, क्या फ्लेक्शन होगा? नहीं बेटा, फ्लेक्शन तो मैंने आपको क्या बताया था किसमें होता है? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में होता है। किसमें होता है माय डियर बॉय? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में होता है। ठीक है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में जब डिनोमिनेटर क्या हो? ऑक्सीपुट हो। क्या हो माय डियर बॉय? ऑक्सीपुट। मतलब ये तो अपना क्या हो गया बेटा? खोटा हो गया।
क्योंकि क्वेश्चन में फेस और ब्रो प्रेजेंटेशन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कंप्लीट एक्सटेंशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर है बेटा। मतलब बताओ मैंने क्या बताया था बेटा, ब्रो में किस प्रकार का एटीट्यूड पाया जाता है, इनकम्प्लीट। कैसा बेटा, इनकम्प्लीट एक्सटेंशन। और फेस में कौन सा पाया जाता है, कंप्लीट। फेस में कौन सा, कंप्लीट एक्सटेंशन। कंप्लीट एक्सटेंशन पाया जाता है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या हुआ बेटा, बी इज द राइट आंसर। अब अडेक्शन नहीं होगा, अपडेक्शन नहीं होगा। अडेक्शन का मतलब होता है ऐड होना। कोई भी देखो, जैसे मेरा ये हाथ है बेटा, ठीक है, अगर मैं इसको कहां पर लाऊं, बॉडी के पास लाऊं, तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, ऐड हो रहा है, मतलब बॉडी के पास आ रहा है, टुवर्ड्स द बॉडी, बॉडी के पास आ रहा है। अपडेक्शन का मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी। अगर मैं इसी हाथ को बेटा बॉडी से दूर ले जाऊं, तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, अपडेक्शन होगा। क्या होगा, अपडेक्शन। तो ये कौन सा है बेटा, अवे फ्रॉम बॉडी, बॉडी से दूर जाना। और जो अडेक्शन है ये क्या है बेटा, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स द बॉडी, बॉडी के पास आना। ठीक है, तो अडेक्शन और अपडेक्शन, मतलब ये ऑप्शन भी अपने क्या हो गए, खोटे हो गए। राइट ऑप्शन अपना क्या है बेटा, कंप्लीट एक्सटेंशन। मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में बात आई बेटा? बताओ बेटा मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्टार मार्क कर लेना। सर ऐसे क्वेश्चन नॉर सेट में आते हैं तभी पढ़ा रहा हूं बेटा। ठीक है, नॉर सेट 2023 में क्वेश्चन इस, ये नहीं तो ऐसा क्वेश्चन आएगा जरूर बेटा आपसे। क्यों? क्योंकि सर ये क्वेश्चन कहाँ आया था, एसजीपीजीआई में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है बेटा, एसजीपीजीआई में भी जो अभी करंट में एग्जाम हुआ है, और ईएसआई वगैरह में भी कई बार पूछे गए हैं बेटा। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आंसर आपको देना है बेटा। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज नोन एज। मतलब अगर प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी कब की है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब से कब तक, 0 से 12 वीक तक का ट्राइमेस्टर कब, कौन सा होता है बेटा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। कौन सा होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान जो प्रेग्नेंट वुमेन की सर्विक्स है वो क्या हो जाए बेटा, सॉफ्ट हो जाए। क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, आल्सो नोन एज। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, चैडविक साइन। नहीं बेटा, चैडविक साइन किसको बोलते हैं, अगर सर्विक्स वाला एरिया बेटा क्या हो जाए, क्या हो जाए बेटा, ब्लूइश डिसकलरेशन हो जाए। ब्लूइश डिसकलरेशन अगर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, चैडविक साइन। ठीक है बेटा, ओसेंडर साइन, ओसेंडर साइन का मतलब है जो सर्विक्स वाला एरिया है बेटा, वहां पर क्या हो, पल्सेशन फील हो। क्या हो, पल्सेशन फील हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ओसेंडर साइन। मतलब ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, खोटा हो गया। ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया। नेक्स्ट है पिस्कासेक साइन। पिस्कासेक साइन क्या होता है, देखो बेटा यहाँ इस पेज पर देखना आप। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था भाई, ये क्या है, यूट्रस है। ये क्या है, यूट्रस है। और यहाँ पर क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। ये क्या है बेटा, फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है, अब अगर आप देखो बेटा, अगर आप देखें तो इस यूट्रस को अगर हम दो पार्ट में डिवाइडेड करें, राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर देखना कि अगर यहाँ पर जैसे इम्प्लांटेशन हो बेटा, यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो, तो ये साइड हमें, अगर हम इसको देखेंगे बेटा पालपेट करके, ठीक है, तो ये साइड हमें कैसी फील होगी बेटा, हार्ड फील होगी। और ये साइड सॉफ्ट फील होगी। क्या होगी, सॉफ्ट फील होगी और एम्प्टी फील होगी। क्या होगी माय डियर बॉय, एम्प्टी फील होगी। और ये हमें फुल फील होगी बेटा। ठीक है, अब इसका मतलब कि इस प्रकार के साइन को हम क्या बोलते हैं, आंसर होगा बेटा पिस्कासेक साइन। आंसर क्या होगा, पिस्कासेक साइन। लिख लेना। ठीक है बेटा, स्टार बनाकर चलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 स्टार का सम्मान देना बेटा इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब कि अपना ये ऑप्शन भी क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है गुडेल साइन, बिल्कुल सही बात है बेटा। ठीक है, गुडेल साइन क्या होता है, गुडेल साइन की जो सर्विक्स है बेटा, सर्विक्स है, प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। कैसी फील हो, कैसी फील हो, लिप ऑफ माउथ,
जैसे बेटा आप माउथ के लिप पर, जैसे यहाँ की स्किन होती है होठों के पास की, ठीक है, होठों वाली जो स्किन होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। तो सॉफ्ट होती है तो इसका मतलब सर्विक्स ऐसी ही फील होती है, कैसी फील बेटा, लिप ऑफ द माउथ जैसी, ठीक है। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि जो ये सर्विक्स सॉफ्टनिंग होती है बेटा, क्या होती है, सर्विक्स सॉफ्टनिंग होती है, सॉफ्ट होती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो इसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होगा, कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होगा, आंसर होगा बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन। सर प्रोस्टाग्लैंडिन का कौन सा डेरिवेटिव्स, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, जिसको आप क्या बोलते हो माय डियर बॉय, डीनोप्रोस्टोन, क्या बोलते हो, डीनोप्रोस्टोन बोलते हो, क्या बोलते हो, डीनोप्रोस्टोन, क्या बोलते हो, डीनोप्रोस्टोन, ठीक है बेटा। तो यहां से ये क्वेश्चन भी आपको निकला। अब देखो एक चीज और बताता हूं बेटा मैं आपको, कि जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन की जो बेटा सर्विक्स है वो कैसी फील होती है, तो ध्यान रखना बेटा, टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज, क्योंकि नोज वाली अगर तुम यहां से फील करके देखोगे बेटा नोज को, तो ये कैसी है बेटा, यहां से हार्ड है या नहीं है। तो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की जो सर्विक्स है वो तो टिप ऑफ नोज जैसी फील होती है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन की जो सर्विक्स होती है वो लिप ऑफ द माउथ जैसी फील होती है। तो यहाँ पर अपना जो आंसर था बेटा, ऑप्शन था, वो कौन सा राइट है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। स्टार मार्क करके चलना है बेटा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब नेक्स्ट ले चलता हूं बेटा मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपकी विंडो पर बेटा, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा, तब तक मैं पानी भी पी लेता हूं। चलो बेटा क्वेश्चन पढ़ा, चलो क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं बेटा। एक प्राइमी ग्रेविड क्लाइंट इन ए प्रिपरेशन फॉर पेरेंटिंग क्लास आस्क हाउ मच ब्लड इज लॉस्ट, मतलब कितना ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग अनकॉम्प्लिकेटेड वेजाइनल बर्थ, द नर्स शुड टेल द वुमन। बहुत ही सरल क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन 2 लाइन का है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन भी एक एक लाइन के हैं, लेकिन क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी है। सिर्फ इसमें ये पूछा है कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी अगर है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी अगर हो रही है तो कितना ब्लड लॉस होता है, कितना ब्लड लॉस होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बेटा एक बार बता देता हूं कि कौन कौन सी डिलीवरी में ब्लड लॉस कितना होता है, ठीक है बेटा। जैसे पहले अगर डिलीवरी कैसी है, वेजाइनल बर्थ है बेटा, वेजाइनल बर्थ है, तो ब्लड लॉस होता है माय डियर बॉय 500 ml, कितना बेटा, 500 ml या 500 ml से ज्यादा, समझ में बात आई। दूसरा, अगर मान लो बेटा सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो ब्लड लॉस होता है मोर देन 1000 ml, मतलब 1000 ml से ज्यादा, ठीक है। अगर बेटा सिजेरियन सेक्शन विद हिस्टेरेक्टोमी हुई है, क्या हुआ है, हिस्टेरेक्टोमी हुई है, तो इसका मतलब ब्लड लॉस होगा मोर देन 1500 ml, मोर देन 1500 ml, ठीक है बेटा। अब देखो, अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लास ली है तो मैंने एक पीपीएच वाले क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन किया था विद डायग्राम, ठीक है। तो एक देखो बेटा, जैसे एक महिला है, ठीक है, ये क्या है, बेड है, ठीक है, एक महिला बेड पर लेटी हुई है, ठीक है, पोस्टमार्टम हेमरेज के दौरान, ठीक है, पोस्टमार्टम हेमरेज है, और जो ब्लीडिंग उसको कंटिन्यू हो रही है, ब्लीडिंग बेड पर भी पड़ी है और जमीन पर भी है, फ्लोर पर भी है, ये क्या है बेटा, फ्लोर है, और ये क्या है, बेड है। तो बताओ कितना ब्लड लॉस होगा, कितना ब्लड लॉस होगा। ये बेटा नर्सेस डे के ऊपर आपके लिए क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इट मींस होमवर्क है, ठीक है। और इसका आंसर आपको बेटा कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो मैंने ये पढ़ा चुका हूं, आपको सिर्फ इतना बताना है कि अगर एक महिला है बेड पर लेटी हुई है, ठीक है, और पूरे बेड पर ब्लीडिंग है और फ्लोर पर भी क्या पड़ा हुआ है, ब्लड पड़ा हुआ है, ठीक है, तो कितना ब्लड लॉस होगा, इसका आंसर यहाँ पर आपको बेटा देना है, ठीक है। अब मैं ले चलता हूँ बेटा आपको क्वेश्चन की तरफ, अब बताएं बेटा कि कितना ब्लड लॉस होता है।
क्या पूछा है कि अनकॉम्प्लिकेटेड वेजाइनल बर्थ है, ठीक है बेटा। तो बताओ कितना ब्लड लॉस होगा। मैक्सिमम ब्लड लॉस कंसीडर्ड विद इन नॉर्मल लिमिट इज 500 ml। वेरी गुड बेटा, मतलब पहला ही ऑप्शन अपना क्या है, राइट है। पहला ही ऑप्शन अपना क्या है बेटा, राइट है। मतलब कितना ब्लड लॉस होता है, 500 ml या 500 ml से ज्यादा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था 1000 ml किस में होता है, अगर सिजेरियन सेक्शन है, लेकिन यहाँ पर तो वेजाइनल ब्लीड क्या हुई है, बर्थ हुआ है बेटा, ठीक है। ब्लड लॉस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इज रेयरली एस्टिमेटेड अनलेस देयर इज ए हेमरेज। नहीं बेटा, इसका मतलब ये है कि जब तक हेमरेज नहीं है तब तक आप उसको क्या नहीं कर सकते, मीजर्स नहीं कर सकते, ऐसा तो है नहीं बेटा, ठीक है। और यहाँ पर 100 ml से ज्यादा ब्लड लॉस होता है, नहीं, बिल्कुल भी 100 ml से ज्यादा नहीं बेटा। कितने ml से ज्यादा, 500 या 500 ml से ज्यादा। मतलब ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में बात आई। अब नेक्स्ट ले चलता हूं बेटा मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आंसर पढ़े, क्वेश्चन पढ़ें और आंसर दें बेटा, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर्स ऑफ फॉल्स लेबर पेन। किसका देखना है, कल तो हमने अपने क्वेश्चन सेशन में ट्रू लेबर का कराया था। देखो बेटा, आपके एमसीक्यू ही नहीं, एक एमसीक्यू नहीं, एक एमसीक्यू के साथ बहुत एमसीक्यू हम सोल्व करवा रहे हैं, ठीक है। कल हमने ट्रू लेबर पढ़ा था, आज हम फॉल्स लेबर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको फीचर्स देखना है फॉल्स लेबर पेन की, महिला को फॉल्स लेबर पेन है, ट्रू लेबर पेन नहीं, फॉल्स लेबर पेन है, तो उसका क्या फीचर्स होगा। तो एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं बेटा नीचे से। प्रोग्रेसिव डायलेशन ऑफ द यूट्रस, नहीं बेटा। अगर मान लो प्रोग्रेसिव डायलेशन हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यू डायलेशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, ट्रू लेबर हो गया। वो तो क्या हो गया, ट्रू लेबर। तो मतलब ये ऑप्शन तो अपना खोटा हो गया। नेक्स्ट, एसोसिएटेड विद सो, नहीं बेटा, सो भी किसका इंडिकेटर है या किसका फीचर्स है, ट्रू लेबर पेन का। किसका है, ट्रू लेबर पेन का, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज, मतलब अगर मान लो कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहे हैं बेटा, कंटिन्यू आ रहे हैं, इसका मतलब बढ़ते जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब है इंक्रीज होती जा रही है, तो इसका मतलब है कि ट्रू लेबर पेन है, महिला को दर्द हो रहा है, ठीक है, एक्चुअल में दर्द हो रहा है, तो वो ये किसका फीचर्स हो गया, ट्रू लेबर का। मतलब बी और सी ऑप्शन भी अपने क्या हो गए बेटा, खोटे हो गए। मतलब बचा कौन सा बेटा, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन ही अपना क्या है आंसर। देखो, हमने राइट आंसर को चूज नहीं किया, हमने गलत ऑप्शन को बाहर निकाला है। हमने क्या निकाला है बेटा, गलत ऑप्शन को बाहर। मतलब हमने यहाँ पर एलिमिनेशन पैटर्न को यूज किया है। एलिमिनेशन पैटर्न अगर यूज करोगे तो बेटा ध्यान रखना, आपके सामने राइट ऑप्शन ऑटोमेटिक निकल के आएगा, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन है बेटा, नॉट एसोसिएटेड विद द हार्डनिंग ऑफ द सर्विक्स। वेरी गुड बेटा, ठीक है, हार्डनिंग ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। ध्यान रखना, जो भाई फॉल्स लेबर पेन है, फॉल्स लेबर पेन में यूट्रस को अगर फील करेंगे तो वो कैसा फील होगा, हार्ड फील होगा। अगर मान लो कि ट्रू लेबर पेन है, ट्रू लेबर पेन है, तो इसका मतलब यूट्रस कैसा फील होगा माय डियर बॉय, यूट्रस एंड सर्विक्स कैसी फील होगी, सॉफ्ट फील होगी। कैसी फील होगी बेटा, सॉफ्ट फील होगी। इसलिए इस अपना जो राइट आंसर है वो क्या है बेटा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब मैं ले चलता हूं बेटा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है बेटा। आंसर दें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन की लेंथ को ना देखें, क्वेश्चन की गहराई को समझे बेटा आप, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, ए क्लाइंट इन द ट्रेज एरिया हु इज एट 19 वीक गेस्टेशन, मतलब महिला कितने वीक की प्रेग्नेंट है बेटा, 19 वीक की प्रेग्नेंट है। स्टेट दैट सी वाज नॉट फेल्ट हर बेबी, मतलब कि 19 वीक की प्रेग्नेंट है और उस महिला को ये लग रहा है कि जो उसका फीटस है, जो उसका बेबी है, वो क्या नहीं कर रहा है बेटा, मूव नहीं कर रहा है बेटा। क्या नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब नॉट फेल्ट हर बेबी मूव इन द पास्ट वीक, मतलब पहले पहले से ही उसका बेबी क्या नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, ऐसा उसको फील हो रहा है, ठीक है। एंड नो फीटल हर्ट टोन, मतलब जो एफएच है बेटा, वो भी क्या नहीं हो रही है बेटा, फील नहीं हो रही है।
आर फाउंड, ठीक है, विहाइल इवॉल्वेट दिस क्लाइंट, जब क्लाइंट को चेक किया जाता है, इवॉल्वेट किया जाता है, तो नर्स आइडेंटिफाई करती है हर एज बीइंग एट द हाईएस्ट रिस्क फॉर डेवलपिंग विच प्रॉब्लम, मतलब कि उस महिला को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहला ऑप्शन एब्रुक्सो प्लेसेंटाई, अगर जो इस ऑप्शन को लगाएगा मतलब उसको नर्सिंग के अंदर बेटा रहने का बिल्कुल भी बेटा फायदा नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना एब्रुक्सन प्लेसेंटाई 28 वीक के बाद होता है, तो ये ऑप्शन तो अपना यहाँ पर कट ही गया बेटा। हेल्प सिंड्रोम, हेल्प सिंड्रोम बेटा प्री इक्लेम्सिया के केस में होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और ऐसा यहाँ पर कुछ लीवर फीवर कुछ नहीं दे रखा है, मतलब बी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन है, ध्यान रखना। अब आपके पास बचे बेटा सी और डी, वेरी गुड बेटा, इस दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। क्यों? अबॉर्शन तो कब होता है बेटा? 20 वीक से पहले ही। अब यहां पर आप गलत ना लगाएं बेटा। देखो, थ्रेटन अबॉर्शन में प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखा जा सकता है, ठीक है बेटा, कंटिन्यू रखा जा सकता है, लेकिन यहां पर तो बच्चे की हार्ट रेट फील नहीं हो रही है, बच्चा मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब दिमाग मत लगाओ, फट जाएंगी नस, ठीक है बेटा, नस फट जाएंगी। तो सिर्फ यहाँ पर बेबी फीटस क्या हुआ पड़ा है बेटा? डेड हुआ पड़ा है। माँ के पेट में बच्चा क्या हुआ पड़ा है बेटा? मरा हुआ है। इसीलिए ना तो बच्चा मूवमेंट कर रहा था पहले से, और ना ही बच्चे की फीटल हार्ट रेट क्या आ रही है, फील हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब बेबी क्या हुआ, फीटस क्या हुआ पड़ा है? डेड हुआ पड़ा है। अब डेड बेबी है, तो अगर आपने उसको बेटा डीएनसी करके बाहर नहीं निकाला, तो वो आगे जाके किस कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा? डीआईसीके में। किसके में बेटा? डीआईसीके में। मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो गया बेटा? छोटा हो गया। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बताओ बेटा, क्वेश्चन में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा? ठीक है भाई, देखो, अगर आप इसको थ्रेटन अबॉर्शन लगाओगे, सर थ्रेटन माने तो डेंजर होता है, लेकिन इसमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है बेटा, उसमें माँ का जो बच्चा है वो जिंदा होता है। लेकिन जब क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन करके रखा है, बार बार बता रहा हूं बेटा, कि बच्चा मूव नहीं कर रहा है, बच्चे की हार्ट रेट नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चा मरा हुआ है। अब आप उसको जिंदा नहीं कर सकते, ठीक है, आप साईं बाबा थोड़ी हो जो उसको जिंदा कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बेटा वो क्या होगा? डीआईसी, डिसएसिमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, ये कॉम्प्लिकेशन होता है बेटा, ध्यान रखना, डेड फीटस का। जिस और कौन सा अबॉर्शन है बेटा? ये मिक्स्ड अबॉर्शन है। कौन सा अबॉर्शन है माय डियर बॉय? मिक्स्ड अबॉर्शन है, ठीक है। और मिक्स्ड अबॉर्शन का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? डीआईसी होता है बेटा। समझ में बात आई या नहीं आई बेटा? वेरी गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट ले चलता हूं बेटा मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन को पढ़ो। टाइप ऑफ पेल्विस इन विच द फीचर्स आर हार्ट शेप, मतलब जो बेटा पेल्विस का जो ब्रिम है वो कैसा है? हार्ट शेप है। नैरो फॉर पेल्विस एंड सियाटिक नोच विद प्रोमिनेंट ईशियल स्पाइन एंड सुप्राप्यूबिक एंगल कितना है? 90 डिग्री से कम का है। तो मतलब ऐसे पेल्विस को, द टाइप ऑफ पेल्विस, ऐसे पेल्विस को कौन सा पेल्विस बोलते हैं? उस दिन भी मैंने आपको बताया था बेटा, ठीक है। चलो एक बार मैं यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पेल्विस कितने होते हैं। तो पेल्विस कितने टाइप के होते हैं? तो ध्यान रखना, 4 टाइप के पेल्विस होते हैं माय डियर। सर 4 टाइप के कौन कौन से? पहला गायनेकॉइड पेल्विस, गायनेकॉइड पेल्विस, इसी को मोस्ट कॉमन पेल्विस, फीमेल पेल्विस बोला जाता है, ध्यान, ठीक है। इसकी ब्रिम कैसी होती है? ब्रिम किस शेप की होती है? तो ध्यान रखना, राउंड शेप की क्या होती है बेटा? ब्रिम होती है। दूसरा होता है एंथ्रोपॉइड। कौन सा होता है बेटा? एंथ्रोपॉइड। अगर आपसे पूछे सेकंड मोस्ट कॉमन, तो सेकंड मोस्ट कॉमन होता है माय डियर बॉय कौन सा बेटा? एंथ्रोपॉइड। और इसकी ब्रिम की शेप कैसी होती है? ओवल शेप की होती है, ठीक है। थर्ड कौन सा होता है? एंड्रॉइड। थर्ड कौन सा होता है? एंड्रॉइड पेल्विस। अगर आप इसको बोल सकते हो तो थर्ड मोस्ट कॉमन बोल सकते हो, लेकिन ये कैसा होता है? मेल टाइप पेल्विस होता है। कैसा होता है? मेल टाइप पेल्विस। और इसमें जो शेप होती है ब्रिम की वो कैसी होती है? हार्ट शेप होती है। कैसी होती है? हार्ट शेप। और चौथा होता है डियर स्टूडेंट प्लेटिप्लॉइड। कौन सा होता है? प्लेटिप्लॉइड, ठीक है।
प्लेटिप्लॉइड होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो बचा कौन सा, इसको आप बोल सकते हो बेटा लीस्ट कॉमन। क्या बोल सकते हो, लीस्ट कॉमन। ठीक है, सबसे कम यही पेल्विस पाया जाता है। और ये किस शेप का होता है, तो ध्यान रखना किडनी शेप का, जैसे किडनी होती है ना, ऐसे शेप का होता है। ठीक है, अब बताओ बेटा, गायनेकोइड पेल्विस मोस्ट कॉमन फीमेल पेल्विस। ठीक है, और ये पेल्विस बेटा वेजाइनल बर्थ के लिए भी क्या है, फेवरेबल है। क्या है, फेवरेबल है, ध्यान रखना। समझ में बात आई। तो गायनेकोइड पेल्विस इज द मोस्ट कॉमन फीमेल पेल्विस, किस शेप का, राउंड शेप का होता है। एंथ्रोपॉइड सेकंड मोस्ट कॉमन होता है, किस शेप का, ओवल शेप का होता है। एंड्रॉइड पेल्विस थर्ड मोस्ट कॉमन होता है, मेल टाइप का होता है और हार्ट शेप का होता है। और प्लेटिप्रॉइड लीस्ट कॉमन होता है और किडनी शेप का होता है बेटा। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन ये रहा बेटा, अपने पहले वाला क्वेश्चन, अब आंसर देना कि जो किस टाइप का पेल्विस है बेटा, जिसकी शेप कैसी है, हार्ट शेप। अब मैंने आपको बताया था कि हार्ट शेप कौन सी है, गायनेकोइड पेल्विस तो राउंड शेप का होता है। एंड्रॉइड पेल्विस कैसा होता है बेटा, मेल टाइप ऑफ हार्ट शेप का। मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मतलब यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या होगा बेटा, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, एंथ्रोपोइड बताया था मैंने, ये किस शेप का, ओवल शेप का। प्लेटिप्लॉइड कैसा होता है, किडनी शेप का। कैसा होता है माय डियर बॉय, किडनी शेप का। मतलब ये ऑप्शन भी अपने क्या हो गए बेटा, खोटे हो गए। समझ में बात आई या नहीं आई बेटा। अब मैं आपको ले चलता हूं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया बेटा, भोपाल एम्स लगा लेना बेटा। भोपाल एम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर क्वेश्चन स्टैंडर्ड है बेटा, अपने आप में कुछ दम रखता है। अब ये नहीं है भाई कि हर क्वेश्चन नॉट सेट में आए। क्या सीएचओ नौकरी नौकरी नहीं है बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन एम्स के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल हैं और सीएचओ वगैरह के लिए, दोनों मिक्स क्वेश्चन लाया हूं बेटा आज। क्यों, क्योंकि आज एक स्पेशल डे है और वो हमारा बेटा इंटरनेशनल नर्सेस डे है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर देना। द हाइट ऑफ ए यूट्रस इज मिडवे बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्लाइकस एट विच वीक ऑफ गेस्टेशन। चलो बेटा, ठीक है, क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो जाए बेटा इसका, और आंसर आप दे दोगे। ठीक है, देखो बेटा, यहां पर मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं इस प्रकार। ठीक है बेटा, डायग्राम में देखना, इस प्रकार का डायग्राम बनाता हूं बेटा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, इसको मान लेते हैं बेटा हम, इस पॉइंट को मान लेते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, और यहां पर मान लेते हैं बेटा अम्लाइकस। ये क्या है, अम्लाइकस है। ठीक है, ये क्या हो गई, अम्लाइकस हो गई। ठीक है, और यहां पर मान लेते हैं स्टर्नम का नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, जीफॉइड प्रोसेस। क्या कहलाता है माय डियर बॉय, जीफॉइड प्रोसेस। ठीक है, अब सिम्फाइसिस प्यूबिस पर अगर मान लो बेटा, ठीक है, जो यूट्रस की जो हाइट है, ठीक है, यूट्रस है, ठीक है, तो अगर वो मान लो सिम्फाइसिस प्यूबिस यहाँ पर है, यूट्रस बेटा यहाँ पर, अगर सिम्फाइसिस प्यूबिस तक है तो कौन से वीक पर होगा, तो ध्यान रखना बेटा एट 12 वीक। कब होगा, एट 12 वीक। अगर मान लो यूट्रस यहाँ पर आ गया है, कहां पर, अम्लाइकस पर, तो कौन से वीक पर आएगा, अम्लाइकस पर, तो 22 से 24 वीक पर आएगा। एक शब्द में आंसर अगर ले ले तो आंसर क्या होगा बेटा, 24 वीक इज द राइट। अब 22 करके मत आना। ठीक है बेटा, 22 या 24 वीक में से भाई ऑप्शन आ जाए 20, 22, 24 या 28, आंसर 24 होगा बेटा, ध्यान, रेंज 22 से 24 होगी। ठीक है, अगर यूट्रस की हाइट बेटा कहां तक बढ़ जाए, जीफॉइड प्रोसेस तक, तो कौन से वीक पर होगी, एट 36 वीक। कब होगी, 36 वीक। अब एक चीज देखो बेटा, अगर मैं ये कहूं कि यूट्रस की, अभी यूट्रस कहां पर है, देखना बेटा, अभी अगर मैं आपसे कहूं कि अभी यूट्रस कहां पर है, तो ये कहूं मैं सिम्फाइसिस प्यूबिस, कहां पर है बेटा, सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्लाइकस के बीच में, मतलब मिड वे में है। कहां पर कहूं मैं बेटा, मिड वे में है। कहां पर है, मिड वे में है। तो अब बताओ कि सिम्फाइसिस प्यूबिस से ऊपर है, तो मतलब 12 वीक हो गया।
और कहां पर है बेटा, अम्लाइकस के नीचे, मतलब 24 बीक से बीच में। ठीक है, तो यहां पर हम मानेंगे, ध्यान रखना बेटा, यहां पर कौन सी बीक में पहुंचेगा, तो आंसर होगा 16 बीक। आंसर क्या होगा माय डियर बॉय, 16 बीक। ठीक है, अगर ये मैं कहूं कि अम्लाइकस से, भाई यहां पर ये मैं कहूं कि 28 बीक पर है, कहां पर है बेटा, 28 बीक पर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि अम्लाइकस के ऊपर है और किसके नीचे है, जीफॉइड प्रोसेस के। मतलब कि अम्लाइकस से तो 1/3 हुआ। ठीक है बेटा, अम्लाइकस से तो क्या हुआ, 1/3 ऑफ अम्लाइकस, और जीफॉइड प्रोसेस से 2/3 बिलो जीफॉइड प्रोसेस। मतलब जीफोर्ड प्रोसेस के 2/3 नीचे और 1/3 अम्लाइकस के ऊपर हुआ बेटा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले सिम्फाइसिस प्यूबिस पर फंडल हाइट कब होती है, तो 12 वीक पर। मिडवे में 16 वीक पर कब होती है, कब आ जाती है, जब फंडल हाइट अम्लाइकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में होगी। 24 वीक पर कहां पर होगा, यूट्रस की फंडल हाइट, तो अम्लाइकस पर होगी। 36 वीक पर कहां पर होगी, ध्यान रखना, जीफोर्ड प्रोसेस पर होगी बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार फंडल हाइट को क्या किया जाता है बेटा, मीजर्स किया जाता है। तो क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं बेटा, अब आंसर देना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मिडवे बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्लाइकस। अब देखो बेटा, यही बताया था मैंने, अम्लाइकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में कब होगी। ऑप्शन देख लेना बेटा, 12 वीक पर नहीं, मैंने आपको 12 वीक पर कहां पर बताया था, सिम्फाइसिस प्यूबिस पर होगा बेटा ये। ठीक है, 8 वीक पर, अब देखो 8 वीक पर मतलब कि ये मानो पेल्विक कैविटी है। ठीक है, अब पेल्विक कैविटी में क्या होगा, यहाँ पर जैसे 6 वीक, फिर यहाँ पर 8 वीक, मतलब कि अभी तक तो यूट्रस कहां पर है माय डियर बॉय, पेल्विक कैविटी में है। तो इसका मतलब कि अभी तक यूट्रस कहां पर है, पेल्विक कैविटी के अंदर है, ध्यान रखना बेटा, बाहर नहीं आया है। ठीक है, अब 28 वीक पर मैंने आपको क्या बताया था बेटा, कहां पर होना चाहिए, तो 1/3 एबव अम्लाइकस, अम्लाइकस के 1/3 ऊपर और 2/3 बिलो जीफोइड प्रोसेस, जीफोइड प्रोसेस के 2/3 नीचे और 1/3 अम्लाइकस के ऊपर। मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया, खोटा हो गया। 8 वीक भी खोटा, 12 वीक भी, मतलब राइट आंसर क्या निकल के आया बेटा, 16 वीक इज द राइट आंसर बेटा। स्टार बना लेना इस क्वेश्चन को बेटा, 5 स्टार का सम्मान देना है आपको बेटा। ठीक है, राइट आंसर होगा बेटा अपना, राइट ऑप्शन क्या होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। समझ में बात आई बेटा। अब मैं नेक्स्ट ले चलता हूं बेटा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को देखना और आंसर देना बेटा, क्वेश्चन को देखना और आंसर देना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ, वेरी गुड, मतलब ठीक है, GnRH हार्मोन। देखो बेटा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे ये हाइपोथैलेमस है, क्या है, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, GnRH हार्मोन, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन, मतलब हाइपोथैलेमस, ये क्या है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, यहां से बेटा क्या होता है, स्टिमुलेशन जाते हैं किसकी तरफ, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कौन सी हो गई, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये कौन सी हो गई माय डियर बॉय, पोस्टीरियर। ठीक है, अब ध्यान रखना। ठीक है, पोस्टीरियर जो ग्लैंड होती है, इसमें दो हार्मोन क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। कौन कौन से, एक तो ऑक्सीटोसिन और एक एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें 7 हार्मोन होते हैं बेटा। ठीक है, अब जो ये हार्म जो क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जी स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ, मतलब जब ये स्टिमुलेट होता है, स्टिमुलेट कौन करता है माय डियर बॉय, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा किसको, GnRH हार्मोन को। और जैसे ही GnRH हार्मोन बेटा रिलीज होंगे, तो ये किसको स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन सीक्रेट करेगी बेटा, FSH और LH, FSH और LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH। ठीक है बेटा, FSH का काम क्या होता है, मैच्योर करना, किसको, मैच्योर ऑफ
ग्राफियन फॉलिकल्स, हाँ बेटा जीएफ, जीएफ ये वो वाली जीएफ नहीं है, ग्राफियन फॉलिकल्स है बेटा। क्या है? ग्राफियन फॉलिकल्स को मैच्योर करने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? एफएसएच। और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है माय डियर बॉय? ओव्यूलेशन के लिए। किसके लिए? मतलब ओव्यूलेशन कौन सा हार्मोन कराता है? तो एलएच कराता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब ले चलता हूं मैं तो आपको क्वेश्चन की तरफ। अब बताओ बेटा, जैसे ही गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट होगा, ठीक है बेटा, तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा स्टिमुलेट होने पर? एफएसएच, वेरी गुड, ये भी सही है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बिल्कुल ये भी सही है। ग्रोथ हार्मोन नहीं बेटा, ग्रोथ हार्मोन कहां से सीक्रेशन होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। लेकिन ध्यान रखना बेटा, जैसे ही हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है वहां से रिलीज होगा जीएनआरएच हार्मोन, और ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। सिर्फ दो हार्मोन का क्या करवाता है बेटा? रिलीज करवाता है। और वो हार्मोन कौन से हैं? एफएसएच और एलएच। मतलब डी ऑप्शन, ए और बी, मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सारे ऑप्शन पढ़नी है बेटा, ठीक है, नहीं तो धोखा खा जाओगे। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए एंड। समझ में बात आई बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आंसर देना। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? एंटीनेटल विजिट इज डिस्कसिंग हर एनीमिया। मतलब एंटीनेटल क्लाइंट है बेटा, एंटीनेटल क्लाइंट है, डिस्कस कर रही है कि उसके क्या है? एनीमिया है। विद द नर्स, नर्स के साथ प्री नेटल क्लिनिक में आई है। आफ्टर ए डिस्कशन के बाद, सोर्स ऑफ आयरन, आयरन का सोर्स टू बी इन कॉपरेट इनटू हर डेली मील्स, डेली मील्स। नर्स नो द क्लाइंट नीड फर्दर इंस्ट्रक्शन। जब नर्स जानती है, ठीक है बेटा, नर्स ये समझ जाती है कि क्लाइंट को और ज्यादा टीचिंग की आवश्यकता है और ज्यादा इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है। व्हेन सी रेस्पोंड विद विच स्टेटमेंट, ऐसा जो क्लाइंट है इन ऑप्शनों में से ऐसा क्या बोलता है कि नर्स को ये समझ में आ जाता है कि अभी ये समझी नहीं है, इसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, इसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, मतलब अभी ये एम्स के लायक नहीं हुआ है। ठीक है बेटा, ठीक है, तो गलत स्टेटमेंट को आपको इसमें से छांटना पड़ेगा बेटा। ठीक है, चलो पहले नीचे से डी ऑप्शन पढ़ते हैं बेटा। क्रीम ऑफ व्हीट एंड मोलेसेस आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ आयरन। सही बात है बेटा, कि जो आयरन है बेटा, ठीक है, उसका जो सबसे अच्छा जो सोर्स है वो क्या है? व्हीट और मोलेस होती है। वैसे आयरन का जो सबसे अच्छा सोर्स भी क्या होता है बेटा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल। मतलब ये ऑप्शन भी क्या है अपना? सही है। मतलब हमें तो गलत छांटना है, ठीक है, तो स्टेटमेंट ये सही है तो हमें आंसर गलत नहीं है। ध्यान रखना बेटा, हमें गलत आंसर छांटना है, हमारा आंसर ये नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है बेटा? सही है। आई कैन इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन बाई ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस। सही बात है भाई, अगर आप आयरन की मेडिसिन लेती है कोई पेशेंट, तो किसके साथ लेनी है? ऑरेंज जूस के साथ। क्यों लेनी है? क्योंकि उसमें विटामिन सी प्रेजेंट है। मतलब इससे तो पता लग रहा है कि जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट, ड्रिंकिंग कॉफी टी एंड सोडा डिक्रीज द। बिल्कुल सही बात है भाई, जो कॉफी टी मिल्क वगैरह ये होते हैं, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं? कम करते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। मतलब ये तीनों अपने आंसर नहीं हो सकते, तो अपना आंसर क्या होगा बेटा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई कैन मीट टू गोल, मतलब दो उद्देश्य हैं। व्हेन आई ड्रिंक मील, दूध पीना है, लॉट ऑफ आयरन एंड मीटिंग माई कैल्शियम नीड एट द सेम टाइम। ये बोल रहा है कि भाई आयरन को भी और कैल्शियम मतलब मिल्क को भी कहां पर लेना है? एक साथ। एक साथ नहीं लेना है बेटा, क्योंकि ध्यान रखना मिल्क के अंदर कैल्शियम है और विटामिन डी है, और कैल्शियम और विटामिन डी आयरन के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देते हैं बेटा? डिक्रीज कर देते हैं। ध्यान रखना बेटा, इसीलिए हमें एक साथ कभी नहीं लेना है। और इस स्टेटमेंट में क्या कह रही है कि दोनों को सेम टाइम लेना है। मतलब ऐसा स्टेटमेंट गलत है और हमें गलत ही स्टेटमेंट तो छांटना था। तो मतलब ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। मतलब ए ऑप्शन क्या हुआ बेटा? अपना राइट हो गया। समझ में बात आई बेटा? ठीक है, तो इसका जो आंसर देखो, क्वेश्चन 3-4 लाइन का था,
ऑप्शन एक एक लाइन के थे, लेकिन सबसे सरल क्वेश्चन शायद अब तक का यही है बेटा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एडिशनल अमाउंट ऑफ कैलोरी दैट शुड बी टेकन बाय ए प्रेग्नेंट वुमन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अगर महिला बेटा नॉन प्रेग्नेंट है तो उसके लिए कितने कैलोरी, 2200 कैलोरी, कितना बेटा 2200 किलो कैलोरी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर महिला क्या हो गई है, प्रेग्नेंट हो चुकी है, ठीक है, तो उसके लिए अब बताओ 2200 किलो कैलोरी तो हमें चाहिए ही चाहिए, प्लस में कितनी एक्स्ट्रा चाहिए, 300 किलो कैलोरी। ठीक है, अब टोटल कितना हो गया इसका, 2500 किलो कैलोरी। ठीक है, अगर अब महिला बेटा ब्रेस्ट फीड करा रही है अपने बच्चे को, मतलब लैक्टेशन मदर है, क्या है, लैक्टेशन मदर है, तो उसके लिए बताओ 2200 किलो कैलोरी तो नॉर्मल चाहिए ही, प्लस में एक्स्ट्रा कितनी चाहिए, 500 किलो कैलोरी, मतलब टोटल कितनी हो गई, 2700 किलो कैलोरी। ठीक है बेटा, 2700 किलो कैलोरी। तो अब यहां पर देखना बेटा कि अब क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन कहता है कि एडिशनल अमाउंट ऑफ कैलोरी दैट शुड बी टेकन बाय ए प्रेग्नेंट वुमेन। मतलब यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन की बात कर रहा है बेटा, किसकी बात कर रहा है, प्रेग्नेंट वुमेन की। मतलब कि हमारा जो ए ऑप्शन है वही क्या है बेटा, राइट है। मैंने आपको बताया था कि जो 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा किस में दी जाती है, प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, फीमेल को प्रेगनेंसी के अंदर दी जाती है, और 500 किस में दी जाती है, लैक्टेशन मदर को। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन तो अपने क्या हो गए बेटा, खोटे हो गए, लेकिन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या है बेटा, राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, प्रीवियस में बेटा मैं आपको इस क्वेश्चन का बहुत ज्यादा उसमें एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। ठीक है, जो ये है बेटा रोगाम इंजेक्शन वाला, इसमें सिर्फ हम बेटा इसका आंसर ऑप्शन की बात करेंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं और आंसर आपको ऑप्शन बताने हैं कि क्या ऑप्शन होगा। कि रोगाम डी immunoglobulin is prescribed for a client before she is discharged after a spontaneous abortion। मतलब स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होने के बाद बेटा, ठीक है, अबॉर्शन हुआ है उसके बाद महिला क्या हुई है, डिस्चार्ज हुई है, तो उससे पहले क्या प्रेस्क्राइब किया है डॉक्टर ने, रोगाम इंजेक्शन या इंजेक्शन एंटी डी। नर्स इंस्ट्रक्ट करती है किसको, क्लाइंट को, दिस ड्रग्स इज यूज्ड टू प्रिवेंट विच कंडीशन। सिर्फ ये पूछा है कि इस ड्रग्स को देने का कारण क्या है, मतलब नर्स क्या इंस्ट्रक्ट करती है क्लाइंट को कि हम ये ड्रग्स क्यों यूज कर रहे हैं, ये किस बीमारी को रोकेगी, किस कंडीशन को रोकेगी। अब देखना बेटा, डेवलपमेंट ऑफ ए फ्यूचर RH पॉजिटिव फीटस, मतलब कि अगर भाई जो मदर थी पहली बार क्या हुई, प्रेग्नेंट हुई। अब पहली बार प्रेग्नेंट होने के बाद क्या हुआ बेटा, कि जैसे ही सेकंड बार प्रेग्नेंट होगी तो जो उसका सेकंड बेबी है अगर वो पॉजिटिव है, क्या उससे क्या होगी बेटा, फ्यूचर RH पॉजिटिव फीटस को डेवलप होने से रोकेगी, नहीं बेटा। ठीक है, फीटस को कैसे डेवलप होने से रोक सकती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा एन एंटीबॉडी रेस्पॉन्स टू ए RH नेगेटिव ब्लड। क्या एंटीबॉडी अगर बन गई है, क्या उसके रेस्पॉन्स को, जब बन ही गई तो रोकना किसको है। ठीक है, फ्यूचर प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन अबॉर्शन, क्या अबॉर्शन को रोकती है, नहीं बेटा। ठीक है, मतलब तीन ऑप्शन ए बी सी अपने क्या हो गए बेटा, खोटे हो गए। मतलब एलिमिनेशन पैटर्न के द्वारा हमने किसको निकाल दिया, अपने राइट आंसर को, कि डेवलपमेंट ऑफ RH पॉजिटिव एंटीबॉडी को प्रिवेंट करती है। ध्यान रखना बेटा, ठीक है, कि वो जब बेटा बच्चे का ब्लड ड्यूरिंग द डिलीवरी के दौरान जब बच्चे का ब्लड माँ में एंटर करता है, तो चाहे कितना भी ब्लड एंटर किया हो, वो माँ का ब्लड क्या बना लेगा बेटा, एंटीबॉडी बना लेगा। चाहे सर कितना ब्लड, मैं कह रहा हूं कि 1 ml ब्लड भी एंटर कर गया, वो भी एंटीबॉडी बना लेगा, ध्यान रखना। और जैसे ही माँ सेकंड बार प्रेग्नेंट होगी तो वो एंटीबॉडी जो बनी है बेटा, वो कहां पर एंटर कर जाएगी, बच्चे में, और बच्चे को क्या कर देगी बेटा, अफेक्ट कर देगी। मतलब यहाँ पर जो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। समझ में बात आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पर, येलो कलर एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट, कि भाई जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका कलर येलो कौन सी कंडीशन में होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, नहीं बेटा,
रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में कौन सा होता है? मेकोनियम होता है बेटा, ठीक है। जब बच्चा बेटा, ठीक है, मेकोनियम को माँ के पेट में ही बेटा, ठीक है, एस्पिरेट कर जाए, एस्पिरेट करने से बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम होती है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में बेटा जो एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर होगा वो क्या होगा बेटा? मेकोनियम स्टैन कलर होगा, ध्यान रखना। मतलब ए ऑप्शन तो क्या हो गया बेटा? अपना कोटा हो गया, ठीक है। अब बी ऑप्शन आर एच इनकॉम्पिटेबिलिटी, नहीं बेटा, आर एच इनकॉम्पिटेबिलिटी में बेटा आरबीसी डैमेज होती है, और डैमेज होने के बाद कौन सा कलर हो जाता है बेटा एमनियोटिक फ्लूइड का? गोल्डन रेड कलर। कैसा हो जाता है? गोल्डन रेड कलर का हो जाता है, ध्यान रखना बेटा। मतलब बी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया? खोटा हो गया बेटा। पोस्ट मैच्योरिटी में कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है बेटा। कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। अब अपने पास कौन सा ऑप्शन बचा बेटा? डी ऑप्शन, ठीक है। और डी ऑप्शन ही अपना क्या होगा बेटा? राइट होगा। हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। हीमोलाइटिक का मतलब आरबीसी क्या हो रही है बेटा? डेस्ट्रैक्ट हो रही है। क्या हो रही है माय डियर बॉय? डेस्ट्रैक्ट हो रही है। और डेस्ट्रैक्ट होने पर बेटा क्या होगा? हीमोग्लोबिन भी क्या होगा? डैमेज होगा या नहीं होगा? हीमोग्लोबिन भी डैमेज होगा, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन और आरबीसी डैमेज हो रहे हैं तो आपको पता होगा बेटा जब भी आरबीसी टूटती हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? एंड प्रोडक्ट क्या होता है सर? आंसर होगा बिलिरुबिन। आंसर क्या होगा? बिलिरुबिन। और बिलिरुबिन कैसे कलर का होता है माय डियर बॉय? कलर होता है येलो। अब बताओ बेटा, जैसे ही येलो कलर एमनियोटिक फ्लूइड में आके मिलेगा तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होगा बेटा? येलो कलर का। कैसा होगा? येलो कलर का। मतलब यही तो क्वेश्चन में पूछा था कि येलो कलर एमनियोटिक फ्लूइड का कौन सी कंडीशन में होता है, किसको इंडिकेट करता है? आंसर होगा हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ दी न्यूबॉर्न। मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में बात आई बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पर, वन लाइनर क्वेश्चन है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। इन फ्रैंक ब्रीज प्रेजेंटेशन लेग विल बी, ठीक है। ऑप्शन मतलब फ्रैंक ब्रीज प्रेजेंटेशन क्या कहलाता है बेटा? जिसमें वन फ्लेक्स एंड वन एक्सटेंड, मतलब एक पैर तो बच्चे का फ्लेक्स हो बेटा, मुड़ा है, और एक पैर क्या है? सीधा है। दूसरा ऑप्शन है दोनों पैर मुड़े हुए हैं। सी ऑप्शन है क्या दोनों पैर सीधे हैं? डी ऑप्शन है क्या ये तीनों ही फ्रैंक ब्रीज प्रेजेंटेशन में है? तो आंसर बेटा होगा ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। एक पैर कैसा होता है? फ्लेक्स होता है, और एक पैर कैसा होता है बच्चे का? एक्सटेंड होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैंक ब्रीज प्रेजेंटेशन बोला जाता है बेटा, ठीक है। तो इसमें भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा ध्यान रखना, ठीक है, कि जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां पर आपको हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा बेटा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा बेटा, एक्सप्लेनेशन वहां पर हर में आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रोसेस ऑफ मिल्क सिंथेसिस एंड सीक्रेशन। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा, ठीक है, जब तक मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है। चलो बेटा, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। प्रोसेस ऑफ मिल्क सिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ मिल्क सिंथेसिस एंड सीक्रेशन फ्रॉम ब्रेस्ट एल्वियोलाई इज कॉल्ड। वेरी गुड। मतलब आपसे ये पूछा है बेटा कि ब्रेस्ट की एल्वियोलाई से जब मिल्क सीक्रेशन और सिंथेसिस होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कौन सी प्रोसेस में होता है? मैंने ये क्वेश्चन भी बेटा पहले करवा चुका हूं, ठीक है। तो ध्यान रखना, मेमोजेनेसिस में, मेमोजेनेसिस क्या होती है? मतलब फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट बर्ड। ब्रेस्ट बर्ड का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? मेमोजेनेसिस कहलाता है, ध्यान रखना बेटा। लैक्टोजेनेसिस क्या कहलाता है? फॉर्मेशन एंड सिंथेसिस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क का सीक्रेशन और सिंथेसिस क्या कहलाता है? लैक्टोजेनेसिस। और गैलेक्टोकाइनेसिस क्या कहलाता है? इजेक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, इजेक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क,
ठीक है। और फोर्थ जो आपका डी ऑप्शन है वो क्या है बेटा कि गैलेक्टोपोइसिस। गैलेक्टोपोइसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन, या फिर बेटा क्या बोल सकते हैं हम इसको, फॉर्मेशन या फिर ऑब्लिक मेंटेन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, मेंटेन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, मेंटेन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना है कि मिल्क का सिंथेसिस और सिक्रेशन ब्रेस्ट एल्वोलाई से कौन सी फेज में होता है। तो ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो बेटा, मेमोजेनेसिस मतलब इसमें तो ब्रेस्ट बर्ड बनती हैं। लैक्टोजेनेसिस हाँ ये हो सकता है बेटा, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क का जो सिंथेसिस है और फॉर्मेशन है वो कौन सी फेज में होता है, लैक्टोजेनेसिस। मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और गैलेक्टोकाइनेसिस क्या होता है, इजेक्शन ऑफ दी ब्रेस्ट मिल्क। और गैलेक्टोपोइसिस क्या होता है, फॉर्मेशन। और जो ब्रेस्ट मिल्क क्या बेटा एराइज हो रहा है, सीक्रेशन हो रहा है, उसको मेंटेन रखने के लिए कौन सी फेज रेस्पॉन्सिबल होती है, तो गैलेक्टोपोइसिस। ठीक है। एक बार ये देख लेते हैं कि इन फेजों के लिए कौन कौन से हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वहां से भी क्वेश्चन बेटा पूछ लिया जाता है। देखो बेटा, पहली जो फेज है वो क्या है, मेमोजेनेसिस। मैं शॉर्ट ही लिख रहा हूं, एम से मतलब मेमोजेनेसिस। इसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो ध्यान रखना बेटा, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है बेटा इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। दूसरी फेज कौन सी है, लैक्टोजेनेसिस। इसके लिए कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन रेस्पॉन्सिबल होता है। तीसरी फेज है वो है गैलेक्टोकाइनेसिस। इसके लिए ऑक्सीटोसिन क्या होता है बेटा, रेस्पॉन्सिबल होता है। और ऑक्सीटोसिन इज द लव हार्मोन, क्या बोलते हैं इसको, लव हार्मोन। ठीक है। और जो चौथी है बेटा गैलेक्टोपोइसिस, इसका मतलब कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है ब्रेस्ट मिल्क को मेंटेन रखने के लिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन इज द रेस्पॉन्सिबल। ठीक है। हर एक क्वेश्चन में, हर एक लाइन में क्वेश्चन बन रहा है बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नॉरसेट की दृष्टि से। ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर राइट ऑप्शन था वो क्या है बेटा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में बात आ गई बेटा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ लेबर इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशनल स्टेज। मतलब कि इन स्टेजों में से ऑब्जर्वेशनल स्टेज कौन सी है। फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं, सर्वाइकल स्टेज बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है, सर्वाइकल स्टेज बोला जाता है। सेकंड स्टेज को क्या बोला जाता है, सेकंड स्टेज को बोला जाता है बेटा डिलीवर्ड स्टेज। क्या बोला जाता है, डिलीवर्ड स्टेज बोला जाता है। या आप बोल सकते हो बेटा एक्सपल्सन स्टेज, या आप बोल सकते हो एक्सपल्सन स्टेज भी। ठीक है। और थर्ड स्टेज को क्या बोला जाता है, जिसमें प्लेसेंटा बाहर निकलता है, आंसर होगा प्लेसेंटल स्टेज। आंसर क्या होगा बेटा, प्लेसेंटल स्टेज। अब मतलब सर्वाइकल स्टेज हो गई, डिलीवर्ड एक्सपल्सन स्टेज हो गई, और प्लेसेंटल स्टेज मतलब रही कौन सी बेटा, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टेज। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा था कि ऑब्जर्वेशनल स्टेज कौन सी स्टेज है, तो आंसर होगा बेटा फोर्थ स्टेज इज आल्सो नोन एज द ऑब्जर्वेशनल स्टेज। ठीक है। एक बार ये बात कर लेते हैं बेटा कि जो फर्स्ट स्टेज होती है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज होती है बेटा, ठीक है, ये कितने देर की होती है, तो ध्यान रखना बेटा, जैसे टू वोमेन, एक तो प्राइमरी ग्रेविडा और एक मल्टी ग्रेविडा। इसके लिए इसका जो टाइमिंग होता है बेटा वो होता है कितना, 12 आवर की होती है, और मल्टी ग्रेविडा में 6 आवर की होती है। ध्यान रखना। अगर हम बात करें सेकंड स्टेज की, सेकंड स्टेज में, ठीक है, अगर बेटा जो प्रेग्नेंट है वो प्राय पहली बार गर्भवती हो रही है तो उसके लिए 2 आवर की होगी। अगर मल्टी ग्रेविडा है जो पहले भी गर्भवती हो चुकी है, उसकी कितने देर की होगी बेटा, 30 मिनट की सेकंड स्टेज होती है। नेक्स्ट होता है बेटा थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में बेटा दोनों ही, चाहे महिला पहली बार गर्भवती हुई है चाहे पहले हो चुकी है, तो दोनों ही जो स्टेज हैं बेटा वो कितनी देर की होती हैं, 15 से 30 मिनट की। कितनी देर की होती है बेटा, 15 से 30 मिनट की। और फोर्थ स्टेज जो है जिसको आपने क्या बोला था बेटा, ऑब्जर्वेशनल स्टेज बोला था। क्या बोला था, ऑब्जर्वेशनल स्टेज बोला था। वो कितने देर की होती है, तो ध्यान रखना 1 आवर की होती है बेटा। कितने की होती है, 1 आवर की। ठीक है। तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं बेटा सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। अगर मैं बेटा यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे सकते, क्योंकि ध्यान रखना बेटा क्वेश्चन ज्यादा है और टाइम क्या है बेटा, कम है, एक टाइम की मर्यादा है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा,
ठीक है, देखो फिर अब वही क्वेश्चन आ गया, कौन सा क्वेश्चन है बेटा? ऑब्जर्वेशनल स्टेज इज द फोर्थ स्टेज, मतलब अपना जो आंसर है वो क्या होगा बेटा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन पर कि कैगल एक्सरसाइज आर यूजफुल इन, कि कैगल एक्सरसाइज क्यों यूज करते हैं? पहला ऑप्शन है बेटा ब्लीडिंग को रोकने के लिए, नहीं बेटा ब्लीडिंग को रोकने के लिए कैगल एक्सरसाइज नहीं करते। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पेल्विस मसल्स, वेरी गुड बेटा, जो पेल्विस की जो मसल्स होती हैं बेटा उनको स्ट्रेंथ बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? कैगल एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट है बेटा प्रिवेंशन ऑफ डिसमेनोरिया, मतलब डिसमेनोरिया को प्रिवेंशन नहीं, नॉन ऑफ दी अबव तो है ही नहीं बेटा, मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें भी शायद ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, तो कैगल एक्सरसाइज क्यों यूजफुल होती है? पेल्विस मसल्स को स्ट्रेंथ बनाने के लिए क्या होती है बेटा? यूजफुल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होती है? तो नीचे से हम बेटा ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। देखो कितनी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, तो कितनी 5 इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। सर कौन सी ट्रिक से? याद रखना गाम डी के नाम से बेटा, गाम डी के नाम से। ठीक है, जी का मतलब आई जी जी, ए का मतलब बेटा आई जी ए, आई जी एम, आई जी डी, और लास्ट कौन सी होती है? आई जी ए। ठीक है, अगर आपसे पूछे बेटा कि सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा वेट किसका होता है, आंसर होगा बेटा हैवी, या क्या बोलते हैं बेटा इसको, लॉन्गेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन बोला जाता है। ठीक है, और जो सबसे छोटी होती है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? सबसे जो छोटी होती है बेटा, यहाँ पर सॉरी बेटा ये ई होगा बेटा, क्या होगा? ई। सबसे जो छोटी होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? जो स्मॉलेस्ट होती है। ठीक है, आईजीई। और ध्यान रखना बेटा जो इसका लाइफ स्पान होता है, ठीक है, वो भी सबसे कम किसका होता है? आईजीई का ही होता है बेटा, और सबसे ज्यादा किसका होता है? आईजीएम का होता है बेटा। किसका होता है? आईजीएम का होता है, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे ज्यादा लाइफ स्पान सर कितना होता है? तो ध्यान रखना बेटा 21 से 23 दिन का होता है। 21 से 23 दिन का लाइफ स्पान होता है, और इसका कितना होता है बेटा? 2 डेज होता है। क्या होता है? 2 डेज। ठीक है, और जो आईजी है बेटा ये प्लेसेंटा को क्या कर सकती है बेटा? क्रॉस कर सकती है। सर क्यों? क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, इसलिए ये आसानी से प्लेसेंटा को क्या कर सकती है? क्रॉस कर सकती है। ठीक है, तो और जो ए है बेटा, जो आईजीए है, आईजीए है, ये कहां पर बेटा? जितने भी बॉडी के सीक्रेशन होते हैं बेटा, ठीक है, उन सीक्रेशनों में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होती है? तो ध्यान रखना आईजीए, जैसे माँ के ब्रेस्ट मिल्क में, ठीक है बेटा, यही होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आईजीए होती है, और एक रही बेटा आईजीडी, ये ध्यान रखना बेटा सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। क्या होती है बेटा? सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन। और जो आईजी होती है बेटा, ये ध्यान रखना बेटा, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कब बेटा? एलर्जिक कंडीशन में, जैसे मान लो किसी मरीज को अस्थमा है, ठीक है, और उसमें कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन को डिटेक्ट करेंगे? तो आईजीई को, और ये आईजी इंडिकेट करती है अस्थमा या एलर्जिक कंडीशन को बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बेटा कि इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी प्रेजेंट होती है माँ के दूध में? तो आंसर क्या होगा बेटा? आईजीए। अपना राइट आंसर क्या होगा बेटा? आईजीए। मतलब आईजीडी है सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन, ये प्लेसेंटा को, आईजीजी प्लेसेंटा को क्या करती है बेटा? क्रॉस करती है। और आईजीई ये मॉलिक्यूलर वेट इसका सबसे ज्यादा होता है बेटा। ठीक है, आईजीएम भी अपना क्या हो गया बेटा? खोटा हो गया। तो राइट ऑप्शन अपना क्या होगा बेटा? आईजीए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इम्पेयर्ड और रिटार्ड इम्पेयर्ड और रिटार्डेड इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस इज टर्म, क्या बोलते हैं बेटा इसको? कि भाई देखो डिलीवरी के बाद यूट्रस है बेटा 6 वीक तक अपनी पोजीशन में, प्रीवियस पोजीशन में आता है। ठीक है, ये नॉर्मल, मतलब जितने ऑर्गन बेटा प्रेगनेंसी में जिनका चेंजमेंट हुआ था वो सारे ऑर्गन क्या होते हैं? रिवर्ट होते हैं। ठीक है, कब तक होते हैं? 6 वीक तक। इसको हम क्या बोलते हैं? परपेरियम बोला जाता है। ठीक है, अब ये
कह रहा है कि अगर मान लो यूट्रस अपनी पहली स्थिति में नहीं आए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? क्या यूट्राइन प्रोलैप्स? नहीं बेटा, यूट्राइन प्रोलैप्स क्या होता है बेटा? यूट्राइन प्रोलैप्स होता है कि यूट्रस अपनी जगह से थोड़ा सा क्या हो जाए? डिस्प्लेसमेंट हो जाए। क्या हो जाए? डिस्प्लेसमेंट हो जाए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूटेराइन प्रोलैप्स। मतलब ये ऑप्शन अपना क्या हो गया? खोटा हो गया। इन्वर्जन ऑफ यूट्रस मतलब कि देखो डिलीवरी हो रही है, ठीक है, माँ देखो एक फिनोमिना है बेटा कि लेबर पेन चल रही, ठीक है, और माँ को इत्तेफाक से बेटा लेबर पेन क्या हुए बेटा? बंद हो गए। बंद होने के बाद मतलब कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? आप उसको स्टिमुलेशन दोगे या तो ऑक्सीटोसिन दोगे या मसाज करोगे जिसके कारण क्या है? कॉन्ट्रैक्शन आए, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और ज्यादा पढ़ा हुआ कोई नर्सिंग स्टाफ है बेटा, ठीक है, ऑक्सीटोसिन देने के बाद अगर उसने जो अम्लाइकल कोड ट्रैक्शन होता है बेटा उस इक्विपमेंट से अगर यूट्रस को खींचने की कोशिश की या प्लेसेंटा को थोड़ा सा भी खींचने की कोशिश करेगा तो इससे क्या होगा बेटा? यूट्रस भी क्या हो सकता है? बाहर आ सकता है। भाई जैसे प्लेसेंटा को बाहर निकाल रहे हैं, अगर प्लेसेंटा को बाहर निकालने की थोड़ी सी भी कोशिश करी, भाई डिलीवरी जैसे फीटस की हो चुकी, अब डिलीवरी किसकी होनी बाकी है? प्लेसेंटा की। और माँ ने दर्द लेना बीच में ही बंद कर दिया। नर्सिंग स्टाफ कोई ज्यादा पढ़ा लिखा था बेटा, उसने अम्लाइकल कोड ट्रैक्शन से अगर अम्लाइकल कोड को खींचने की कोशिश करी और ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया, अम्लाइकल कोड छोड़ो बेटा, पूरा का पूरा यूट्रस बाहर आ जाएगा। यूट्रस बाहर आ जाएगा तो थोड़ी देर बाद उसके फैमिली वाले उसको भी बाहर निकाल देंगे, वहां से निकालेंगे या नहीं निकालेंगे बेटा, ठीक है। तो अब जो इन्वर्जन ऑफ यूट्रस तो किसकी प्रॉब्लम हो गई बेटा? ओबीजी की प्रॉब्लम हुई, कंडीशन की प्रॉब्लम हुई। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया बेटा? अपना खोटा हो गया। मतलब अपना राइट ऑप्शन क्या है? सब इन्वॉल्यूशन। समझ में बात आई बेटा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। कैसे? देखो, अगर यूट्रस अपनी पोजीशन में आ जाता है, ठीक है, प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आ जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं इन्वॉल्यूशन। अगर प्री प्रेग्नेंट स्टेट में नहीं आता है उस कंडीशन को बोलते हैं हम बेटा सब इन्वॉल्यूशन। यही तो क्वेश्चन में पूछा था, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में बात आई बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। कॉपर टी 380 का नंबर 380%, मतलब ये पूछ रहा है बेटा कि कॉपर टी है जो, ठीक है, कॉपर टी 380, ठीक है, इसका ध्यान रखना बेटा। लाइफ साइकिल जो लाइफ स्पान होता है वो कितने साल तक होता है? 10 ईयर तक, सबसे ज्यादा इसी का होता है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। सिर्फ इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि 180 का मतलब समझा दो कि 180 का मतलब क्या है। क्या डिवाइस का ड्यूरेशन? नहीं, मैंने बताया था डिवाइस का ड्यूरेशन कब का है? 10 साल का है, मतलब ये भी क्या गया? गलत हो गया। सरफेस एरिया ऑफ कॉपर, वेरी गुड बेटा। मतलब देखो जैसे ये कॉपर टी है बेटा, ठीक है, अब कॉपर टी का मतलब यहाँ पर क्या लगा हुआ है? इस प्रकार कॉपर लगा हुआ है, ठीक है, जो इसका ये सरफेस एरिया है बेटा, ठीक है, इसी को हम क्या बोल, इसी का मीन्स क्या होता है? 380, ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा, ठीक है। सी ऑप्शन क्या कहता है? कैन बी यूज फॉर 380 इंटरकोर्स, मतलब 380 कॉपर टी का मतलब ये क्या बता रहा है? सी ऑप्शन की 380 इंटरकोर्स कर सकते हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। दिस डिवाइस वाज डिस्कवर्ड बाय, मतलब कि जो कॉपर टी 380 है ये 380 पर्सनों ने इसको क्या करी थी बेटा? खोज करी थी, है ना। तो ऐसा थोड़ी है भाई 380 पर्सन ने खोज करी थी, नहीं बेटा। 380 का मतलब क्या होता है बेटा? सरफेस एरिया ऑफ दी कॉपर, कि कॉपर टीथ जो डिवाइस है उस पर कॉपर का कितना सरफेस एरिया कवर करके रखा है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? नंबर 380 रिप्रेजेंट करता है। समझ में बात आ गई बेटा? चलो नेक्स्ट, यहाँ से बेटा जो ये क्वेश्चन यहाँ मैंने आपको बताया है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मल्टी ग्रेविड क्लाइंट एट 32 वीक की एक, मतलब कई बार बेटा गर्भवती हो चुकी है एक महिला और एट प्रेजेंट में 32 वीक की प्रेगनेंसी है, हैज एक्सपीरियंस हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न इन ए प्रीवियस प्रेगनेंसी।
ठीक है, जब वो पहले प्रेग्नेंट हुई थी तो उसके बच्चे को क्या हुआ था, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, मतलब उस बच्चे को हीमोलाइटिक कंडीशन हो गई थी, जैसे आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी। नर्स शुड प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर फ्रीक्वेंट एंटीबॉडी टाइटर इवोल्वेशन। ठीक है, तो नर्स ने बेटा उस प्रिपेयर की एंटीबॉडी टाइटर जो फ्रीक्वेंट इवोल्वेशन है, ठीक है, टेस्ट करने के लिए। ऑब्टेन फ्रॉम विच सोर्स, जब वो उस एंटीबॉडी टेस्ट कर रही है बेटा, तो सैंपल कहां से लेगी? क्या प्लेसेंटा का सैंपल मत ले लेना, नहीं तो तुम्हारा सैंपल फिर वो कहां से लेंगे बेटा वो। ठीक है, तो प्लेसेंटल ब्लड से सैंपल कभी नहीं लेते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड से, एमनियोटिक फ्लूइड से क्या पता लगेगा बेटा आपको, नहीं लेते हैं बेटा। ठीक है, तो सी और डी में से अब क्या होगा, फीटल ब्लड सैंपल। अगर फीटस के सैंपल लेंगे बेटा, आपका सैंपल लेने वाला वहां पर कोई नहीं बचेगा, तो सी ऑप्शन भी क्या हो गया बेटा, रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर अब क्या निकला, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मतलब मैटरनल ब्लड से हमको क्या लेना है, सैंपल लेना है। फिर उसके माँ के ब्लड में बेटा हमको क्या चेक करना है बेटा, एंटीबॉडी चेक करनी है। क्या करनी है, एंटीबॉडी चेक। तो उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, कुंभ टेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, कुंभ टेस्ट। कभी बताएंगे बेटा कि कुंभ टेस्ट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर बेटा। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर। अब बताएं बेटा कि जो नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर माय डियर स्टूडेंट सभी किसमें कमेंट करेंगे बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट को लिखेंगे बेटा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में हमने छोड़ दिया है बेटा। ठीक है, तो एक बार जो हमारी आज का जो बेटा आपका और हमारा जो साथ था यहीं तक था। नेक्स्ट फिर मिलेंगे बेटा एक नई सेशन के साथ, एक नए एमसीक्यू के साथ, एक नई थॉट के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।